Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 17, nervous coordination. So, beta, first of all, I will define what coordination. What is coordination? The cooperative work of cell, tissue, organ to perform a particular function is called coordination. Simple. The cooperative work of cell, tissue and organ to perform a particular function is called what? Coordination. फिर कोऑर्डिनेशन हमारे पास दो किस्म का होगा, एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो बेटा द कोऑर्डिनेशन परफॉर्म बाय नर्वस सिस्टम, जो कि द कोऑर्डिनेशन परफॉर्म बाय नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? नर्वस कोऑर्डिनेशन. व्हाइल द कोऑर्डिनेशन परफॉर्म बाय केमिकल लाइक हार्मोन्स इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल कोऑर्डिनेशन. अच्छा, हार्मोन्स पर फर्दर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हम बात करेंगे. एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनमें फास्ट कौन सा होगा? तो ये फास्ट है, सही है, और ये स्लो है, सही है. दिस इज फास्ट एंड दिस इज व्हाट? स्लो. क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन. हम पढ़ेंगे किसके ऊपर? नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में. ओके बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने याद रखना है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे क्या? पूरा नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे. और नर्वस सिस्टम का सिंपली बेटा अगर आपको बता दूं तो जनरली बस सिर्फ फिर इस हर एक को फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा. नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आ जाते हैं. फिर क्रेनियल नर्व में हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आ जाते हैं, जो कि olfactory, optic, ocular, tragular, trigeminal, abduction, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus accessory, hypoglossal nerve, जैसे खुलासा बता रहा हूँ. और इसी तरह स्पाइनल नर्व 31 पेयर, फिर उसमें हमारे पास 8 सर्विकल, 12 thoracic, 5 लंबर और इसी तरह 1 कोकीजल, ये सारे आ जाते हैं. ये क्या है बेटा? स्पाइनल नर्व है. सो ये सारा जो नर्वस सिस्टम का क्या था? खुलासा था. अच्छा बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन, जब कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन की 3 मेन कंपोनेंट है. एक है हमारे पास रिसेप्टर. क्या है? रिसेप्टर. दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेटर या प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड वन है हमारे पास क्या? इफेक्टर, जहां पे इफेक्टर शो होता है. तो रिसेप्टर पहले इसको हम डिफाइन करेंगे. रिसेप्टर सबसे पहले, इससे पहले चैप्टर में भी रिसेप्टर के बारे में बात हुई थी. तो बेटा एनीथिंग विच डिटेक्ट्स स्टिमुलस इज कॉल्ड रिसेप्टर. क्या है? एनीथिंग विच डिटेक्ट्स स्टिमुलस, स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट? रिसेप्टर. अच्छा, व्हाट इज स्टिमुलस? तो एनी चेंज इन एनवायरमेंटल चेंज को हम क्या कहेंगे? एनी चेंज इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? स्टिमुलस. वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी, वो इंटरनल एनवायरमेंट, किसी भी सेल के इर्द गिर्द एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द एनवायरमेंट जो भी हो, वो जब चेंज होगा तो चेंज इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस. और स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन होता है, सेल होता है या पार्ट होता है सेल का, या कोई एंडिंग न्यूरॉन्स की होती है, उसको हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर कहेंगे. क्लियर हो गया? अच्छा, फिर रिसेप्टर को अगर देखा जाए, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है. उसमें से एक है हमारे पास फोटो रिसेप्टर. क्या बेटा? फोटो रिसेप्टर. तो फोटो रिसेप्टर ये क्या है बेटा? तो आई हमारे पास असल में फोटो रिसेप्टर है, लेकिन आई में भी फिर क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स जो सेल्स होते हैं, दे आर व्हाट? एक्चुअली फोटो रिसेप्टर. सही. तो बेटा फोटो रिसेप्टर जो है हमारे पास क्या है? आई में जो रॉड्स और कोन सेल्स होते हैं, दे एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर. एंड फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट व्हाट? लाइट. ये लाइट स्टिमुलस को जो है वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं. तो इनमें से जो सबसे पहला हमने पढ़ा दैट इज अबाउट व्हाट? फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर सिंपल है, आई है और आई में फिर रेटिना, रेटिना में फिर रॉड्स और कोन्स होते हैं, जो कि लाइट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं. अच्छा बेटा, दूसरा हमारे पास है कीमो रिसेप्टर. कीमो रिसेप्टर. तो कीमो रिसेप्टर जो क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे केमिकल आयंस, मॉलिक्यूल वगैरह, तो उसको हम क्या कहेंगे? कीमो रिसेप्टर कहेंगे. फिर कीमो रिसेप्टर के दो एग्जांपल आपने याद रखने. एक है नोज, वो भी कीमो रिसेप्टर है, और एक है टंग, वो भी हमारे पास क्या है? कीमो रिसेप्टर है. तो बेटा नोज और टंग दोनों क्या है? कीमो रिसेप्टर है. अच्छा, अब ये नोज जो है ये क्या करता है? तो बेटा हम कहते हैं स्मेलिंग, लेकिन आपने स्मेलिंग का लफ्ज नहीं, ओल्फेक्शन, बायो के लिहाज से आपने ओल्फेक्शन, ये ओल्फेक्शन करता है. और मतलब यहाँ पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? तो अगर नोज को देखा जाए, नोज में यहाँ पे नर्व आ जाते हैं. लेट सपोज ये है हमारे पास क्या? न्यूरॉन. और न्यूरॉन के यहाँ पे
एंडिंग में यहाँ पे सीलियाज होते हैं और दी सीलियाज एक्ट एज अ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और इनमें हमारे पास इन सीलिया में अप टू 1000 डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, अबाउट 1000 डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, स्मेल जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। और ये जो सीलिया होते हैं ये इसके म्यूकोजल मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं जो कि अप टू 1000 डिफरेंट स्मेल जो है उसको डिटेक्ट करता है। अच्छा बेटा, फिर टंग के बारे में अगर आ जाए तो टंग का काम क्या है बेटा, तो टंग जो है हमारे पास क्या करता है, ये क्या करता है, टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग नहीं कहेंगे, क्या गस्टेशन कहेंगे, गस्टेशन, बायो लिहाज से गस्टेशन। तो बेटा लफ्ज आ गया गस्टेशन, गस्टेशन। तो चलो एमसीक्यूज, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिकल टर्म यूज फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग किसके जरिए, टंग के जरिए, या अगर मैं कहूं सिंपल फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ टंग, ए गस्टेशन, शाबाश, दूसरा गेस्टेशन, सी ग्यूटेशन और डी आल। तो अब यहाँ पे कितने लफ्ज आए, गस्टेशन, गेस्टेशन, ग्यूटेशन। तो इसको मैं एक्सप्लेन, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, गस्टेशन है, लेकिन ये बाकी सारे क्या किस्से हैं ये आपको बता दूं बेटा। तो बेटा अब अगर आ जाए गस्टेशन, गेस्टेशन और ग्यूटेशन, ये क्या किस्सा है। तो बेटा गस्टेशन तो आपको पता लग गया किसको कहते हैं, टेस्टिंग को। और अगर आ जाए गेस्टेशन, तो गेस्टेशन कहते हैं प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन भी कहते हैं। और अगर आ जाए ग्यूटेशन, तो बेटा ग्यूटेशन क्या है, ये हमारे पास लीव है, क्या है, लीव। तो लीव में ये जो मर्जन्स है इसको हम हाइड्रोटोड्स कहते हैं और हाइड्रोटोड्स के जरिए भी जब वाटर रिमूवल होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ग्यूटेशन। सुबह के वक्त आप देख लेते हो पत्ते के टिप पर एक क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्यू। तो वो ड्यू जो है, वो जो वाटर का कतरा होता है, ये किसके प्रोसेस के जरिए, ग्यूटेशन के प्रोसेस के जरिए हाइड्रोटोड से निकलता है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्यूटेशन। क्लियर हो गया बेटा। तो गस्टेशन, ग्यूटेशन और ये सारा। अच्छा बेटा, फिर अगर टंग को देखा जाए तो टंग में हमारे पास डिफरेंट फोल्ड्स वगैरह है जिसको हम क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं, पेपिली। टंग को अगर देखा जाए इसमें डिफरेंट इस तरह फोल्ड्स आपको वेलीज एंड रिजेस नजर आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, पेपिली। फिर जो पेपिली होते हैं इसमें टेस्ट रिसेप्टर होते हैं और ये हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं फंजीफार्म, फंजीफार्म, एक को हम फंजीफार्म फेलीफार्म, दूसरे को हम कहते हैं फेलीफार्म और तीसरा है हमारे पास सर्कमोविलेट, सर्कमोविलेट और चौथा है हमारे पास फोलिएट। क्लियर। तो फंजीफार्म, फेलीफार्म, सर्कमोविलेट, फोलिएट, दीज आर डिफरेंट पेपिली विच आर प्रेजेंट ऑन व्हाट, टंग। अच्छा बेटा, अब इसमें याद रखना है फंजीफार्म अगर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिली इज कोन शेप, कौन सा जो है वो कोन शेप है। तो कोन शेप हमारे पास कौन सा होता है, तो याद रखना कोन शेप हमारे पास कौन सा होता है, फेलीफार्म होता है। फेलीफार्म के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपने याद रखना है, फेलीफार्म हमारे पास क्या है, ये कोन शेप है। अच्छा बेटा, अगर आ जाए कौन सा हमारे पास जो है वो मशरूम शेप है, मशरूम शेप है। ये शेप के बारे में अगर आ जाए तो इनमें से जो मशरूम शेप है वो कौन सा है, फंजीफार्म। नाम ही से जाहिर है कौन सा, फंजीफार्म जो है वो क्या है, मशरूम शेप है। इसी तरह अगर आ जाए फ्लैट माउंट शेप कौन सा है, फ्लैट माउंट शेप कौन सा है, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कौन सा है हमारे पास, सर्कमोविलेट या फोलिएट। तो बेटा याद रखना सर्कमोविलेट हमारे पास क्या है, सर्कमोविलेट जो है वो नहीं बल्कि जो दूसरा है फोलिएट और सर्कमोविलेट, सॉरी, हाँ। तो बेटा याद रखना जब आ जाए मशरूम शेप तो फंजीफार्म, अगर आ जाए फेलीफार्म तो ये कौन शेप, और सर्कमोविलेट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्लैट माउंट शेप, सर्कमोविलेट। क्लियर। तो सर्कमोविलेट हमारे पास क्या है, ये फ्लैट माउंट शेप है। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, फिर अगर आ जाए तो ये जो फंजीफार्म होते हैं इनमें से कौन सा टेस्ट ब्लाइंड है, तो बेटा यहाँ पे कोई टेस्ट रिसेप्टर नहीं होता, टेस्ट ब्लाइंड है। ये क्या है, और इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द व्हाट, द टंग। सही है बेटा। तो बेटा ये टेस्ट ब्लाइंड होता है, ये ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द टंग। तो अगर आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पेपिली इज टेस्ट ब्लाइंड, तो कौन सा होगा, फेलीफार्म होगा। तो फेलीफार्म के बारे में चंद बातें आपने याद रखनी है, ये कौन शेप है, प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग एंड दे आर टेस्ट ब्लाइंड, और बाकी क्या होते हैं उसमें टेस्ट रिसेप्टर मौजूद होते हैं, दे डिटेक्ट टेस्ट। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, टंग या कीमो रिसेप्टर। नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे किसके ऊपर, तो बेटा
नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट था फोटो रिसेप्टर, फिर कीमो रिसेप्टर, थर्ड है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर, तो मैकेनो रिसेप्टर जो है एक्सेलरेशन, प्रेशर वगैरह जो डिटेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। और मैकेनो रिसेप्टर फिर याद रखना, एक है हमारे पास प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के लिए उसको हम कहते हैं पेसिनियन कार्पसल, सही। तो ये डिटेक्ट व्हाट प्रेशर, ये प्रेशर डिटेक्ट करते हैं। और ये किस में होते हैं, तो बेटा ये स्किन में होते हैं, क्लियर, स्किन में होते हैं और डिटेक्ट प्रेशर। दूसरा हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर कहाँ पे होता है, तो बेटा मैकेनो रिसेप्टर आर आल्सो प्रेजेंट इन, तो मैकेनो रिसेप्टर हमारे पास मौजूद होते हैं। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हमारे पास है पेसिनियन रिसेप्टर। और इसी तरह प्रेशर के लिए एक और आपको बताऊं, बेरो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर। और बेरो रिसेप्टर क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो बेरो रिसेप्टर है ये भी फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक लो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और एक हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो एक लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, एक हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर है। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम रिसेप्टर भी कहते हैं। एंड लो ब्लड प्रेशर आर आल्सो कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी पल्मोनरी रिसेप्टर भी कहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर अगर आ जाए, वॉल्यूम रिसेप्टर आ जाए या कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर आ जाए, इन तीनों का किस्सा एक ही है। एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, इन तीनों के लिए ये क्या डिटेक्ट करेंगे, लो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर एक तो इसमें आपके पास आ गया कि बेरो रिसेप्टर जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। बेरो रिसेप्टर एक लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, सही, बेरो रिसेप्टर है। और एक जो है ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर, और एक हाई ब्लड प्रेशर जो है बेरो रिसेप्टर है, लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर। अच्छा बेटा, अब एक तो आपको पता लग गया कि लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर आल्सो कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर या वॉल्यूम रिसेप्टर। वहां पे आपको पता लग गया कि वो हाई प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ये लो प्रेशर को। ये कहां पे मौजूद होते हैं, तो बेटा प्रेजेंट कहां पे होते हैं, तो याद रखना ये हमारे पास राइट एट्रियम में, राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, और दूसरा लार्ज सिस्टेमिक वेन, लार्ज सिस्टेमिक वेन्स में, इन दो रीजन में हमारे पास मौजूद होते हैं लो प्रेशर ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर। हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर कहां पे मौजूद होते हैं, तो याद रखना हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, तो बेटा एओर्टिक आर्क में, एओर्टिक आर्क में मौजूद होते हैं। और दूसरा कैरोटिड साइनसिस, कैरोटिड साइनसिस में भी मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा, ये कैरोटिड आर्क क्या होता है और ये दूसरा जो है कैरोटिड साइनसिस और एओर्टिक आर्क क्या होता है। तो लेट सपोज ये हमारे पास हार्ट, लेट सपोज ये है क्या, चलो आशिकों वाला दिल बना लेता हूं, तो ये है हार्ट। तो हार्ट में हमारे पास यहाँ पे एओर्टा आ जाते हैं, सही। अब जब एओर्टा आ गया तो ये जो बाइंड हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक आर्क कहते हैं, एओर्टिक आर्क। अच्छा बेटा, इस एओर्टिक आर्क के बारे में चंद चीजें आपको बता दूं। तो जब भी आ जाए एओर्टिक आर्क, तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद होते हैं। चलो एओर्टिक आर्क, तो बेटा एक एओर्टिक आर्क आएगा, लेट सपोज ये हमारे पास दिल, और इसका एओर्टिक आर्क कहाँ पे मौजूद है, ये राइट साइड पे मौजूद है। और दूसरा हमारे पास एओर्टिक आर्क मौजूद है कहाँ पे, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। और दूसरा एक दिल है और उसमें एओर्टिक आर्क हमारे पास मौजूद है कहाँ पे, दोनों पेयर ऑफ एओर्टिक आर्क। तो बेटा ये जो राइट साइड पर मौजूद है राइट एओर्टिक आर्क, ये लेफ्ट एओर्टिक आर्क, और यहाँ पे पेयर्ड ऑफ एओर्टिक आर्क, क्लियर है। अच्छा बेटा, ये कहाँ पे होता है, तो राइट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट इन, एमसीक्यूज आ जाए कहाँ पे, बर्ड्स में। लेफ्ट एओर्टिक आर्क इज प्रेजेंट इन कहाँ पे, तो बेटा ये मौजूद होगा बर्ड्स में नहीं, ये कहाँ पे, हम में, ह्यूमन में, हम में मौजूद है। और अगर आ जाए पेयर्ड ऑफ एओर्टिक आर्क, इट इज प्रेजेंट इन फिश। तो ये एमसीक्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये असल में मैंने एओर्टिक आर्क आपको समझाना था कि एओर्टिक आर्क क्या होता है, तो वो आपको बता दिया कि एओर्टिक आर्क क्या होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर आर्टीरियल रिसेप्टर भी इसको कहते हैं, क्लियर। अच्छा, ये कैरोटिड साइनसिस क्या होता है, तो बेटा कैरोटिड आप जानते होंगे, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हेड को ब्लड सप्लाई करती है। तो बेटा ये हेड को ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती हैं। तो बेटा जिस रीजन में ये डिवाइड होती है कैरोटिड आर्टरी, उस रीजन को हम कहते हैं कैरोटिड साइनसिस। तो इन दो जगहों पर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर, ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे मैकेनो रिसेप्टर, हम बात करें, दोबारा आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर। तो मैकेनो रिसेप्टर में हमने प्रेशर रिसेप्टर पढ़े, सही। तो प्रेशर रिसेप्टर में एक जो स्किन में और एक जो ब्लड वेसल में होते हैं उसकी बात की। दूसरा जो है टच के लिए, तो टच के लिए जो रिसेप्टर है वो आपने याद रखने हैं, उसको हम माइजनर्स कार्पसल कहते हैं, माइजनर कार्पसल कहते हैं। और याद रखना माइजनर कार्पसल ये भी किस में होते हैं, स्किन में होते हैं, सही, स्किन में होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, दूसरा जो है ह्यूमन जो एयर है, वहाँ पे बैलेंसिंग और हेयरिंग के लिए जो एयर में भी हमारे पास
बैलेंसिंग और हेयरिंग के लिए जो रिसेप्टर है वो भी कौन से हैं, मैकेनो रिसेप्टर। तो एमसीक्यूज आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैकेनो रिसेप्टर। तो चलो मैं आपको एमसीक्यूज लिखवा दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, कौन सा, चलो बस मैंने बता दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कौन से, मैकेनो रिसेप्टर। तो इनमें कौन सा मैकेनो रिसेप्टर नहीं है। तो चलो ए में लिख दूं माइजनर कार्पसल, सही है। बी में लिख दूं मैकेनो रिसेप्टर प्रेशर माइजनर कार्पसल, सही, PUSCLES। अच्छा, दूसरा है पेसिनियन कार्पसल, और सी में लिख दूं बेटा थर्मो रिसेप्टर, और डी में लिख दूं नोसिसेप्टर। अच्छा बेटा, तो अब इनमें से कौन सा नहीं है, और डी में ई में लिख दूं बोथ बी एंड सी। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो माइजनर और पेसिनियन ये दोनों मैकेनो रिसेप्टर हैं, और नोसिसेप्टर और दूसरा थर्मो रिसेप्टर ये हमारे पास मैकेनो नहीं है। थर्मो रिसेप्टर जो है ये किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है, ये, और ये किस में, स्किन में। तो ये एक और नोसिसेप्टर जो है ये पेन के लिए है, और ये भी स्किन एंड दूसरा हालो ऑर्गन, विस्करल ऑर्गन है, कहीं पे भी ये हमारे पास मौजूद होते हैं। क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा, तो दीज आर डिफरेंट वर्ड मैकेनो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर के बारे में बात की कि वो कौन से होते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो है हमारे पास किसके लिए होते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। और नोसिसेप्टर जो है उसको जरा आगे लेकर जाते हैं, नोसिसेप्टर। तो नोसिसेप्टर क्या करेंगे, काम इसका नोसिसेप्शन करेंगे, और ये कहते हैं किसको, पेन को, सही। नोसिसेप्शन किसको कहते हैं, पेन। अच्छा, नोसिसेप्टर जो है इसके बारे में याद रखना, मोस्ट एबंडेंट एंड स्किन में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे, तो बेटा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाए स्किन का, तो उनमें हमारे पास 200 पेन रिसेप्टर होंगे। ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, उसमें 200 हमारे पास क्या होंगे, पेन रिसेप्टर होंगे, सही है। और दूसरा जो 200 उसमें हमारे पास 15 जो है, और 6 और 1। तो बेटा 200 हमारे पास क्या है, पेन रिसेप्टर है, और इसी तरह पेन के अलावा जो है 15 रिसेप्टर फॉर प्रेशर होंगे। 15 रिसेप्टर किसके लिए, प्रेशर के लिए। और इसी तरह 6 रिसेप्टर जो है वो कोल्ड के लिए, और 1 रिसेप्टर जो है वो वार्मनेस के लिए है। तो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्किन अगर लिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं, 200 पेन रिसेप्टर है, 15 प्रेशर है, 6 कोल्ड के लिए, और 1 वार्मनेस के लिए हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा बेटा, तो ये था एक दूसरी एक चीज जो आपने याद रखनी है। टच के बारे में अगर आपको बता दूं तो बेटा टच जो रिसेप्टर होता है, तो मैंने कहा इसके लिए रिसेप्टर कौन सा है, पेसिनियन है। और टच के लिए जो रिसेप्टर उसको हम टेक्टेशन कहते हैं, टेसिटेशन या टेक्टेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा बेटा, टेक्टेशन जो है सेंस ऑफ टच को कहते हैं, सेंस ऑफ टच को कहा जाता है। और याद रखना है आपने कि इसके लिहाज से हमारे पास टच जो रिसेप्टर है तो वो याद बाज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ जगहों पर जो है बहुत हमारे पास क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो लाइक अगर लिप्स लिया जाए, लिप्स, और दूसरा फिंगर टिप्स, तो बेटा यहाँ पे तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमारे पास 100 रिसेप्टर मौजूद होंगे। किसके लिए, टच के लिए। और बैक ऑफ द हैंड अगर लिया जाए, बैक ऑफ हैंड, सही है, तो वहाँ पे हमारे लिए टच के लिए जो रिसेप्टर मौजूद होंगे तो वो क्या होंगे, तकरीबन, हाँ, बैक ऑफ हैंड पर हमारे पास जो टच के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं कितने, तो यहाँ पे तकरीबन 10 रिसेप्टर मौजूद होंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 रिसेप्टर। तो बैक ऑफ द हैंड में फ्यू होते हैं, जबकि लेफ्ट और इसी तरह फिंगर टिप में हमारे पास मेनी हो जाते हैं, 100 रिसेप्टर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, दूसरा एक टर्म आएगा, एक है टेक्टाइल एनेस्थीसिया, सही है, ये क्या होता है। और दूसरा है पैरासिटीजिया। अच्छा, दोनों क्या है, तो टेक्टाइल एनेस्थीसिया जब आ जाए टेसिटेशन के लिहाज से, लॉस ऑफ एबिलिटी टू टच इज कॉल्ड व्हाट, टेक्टाइल एनेस्थीसिया। और पैरासिटीजिया क्या होता है, तो ये आपने याद रखना है, नमनेस, टिंगलिंग या प्रिकिंग, सही है, नमनेस, टिंगलिंग या प्रिकिंग
एंड द स्किन इज कॉल्ड व्हाट पैरासिटीजिया और इट इज ड्यू टू डैमेज टू द न्यूरॉन एज वेल। सही है। सो ये दो टर्म आपने याद रखने हैं, टेक्टाइल एनेस्थीसिया और पैरासिटीजिया। टेक्टाइल एनेस्थीसिया लॉस ऑफ एबिलिटी टू टच, while पैरासिटीजिया numbness, tingling या pricking, and the skin is called what? Parasitism, और this is due to damage to the neuron। clear है बेटा? अच्छा बेटा, this is all about the receptor, this is all about the different receptor I teach you। बेटा इसमें आपको बहुत से MCQs जो है वो मिल सकते हैं। लेट सपोज अगर आ जाए कि 100 रिसेप्टर पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर टच आर प्रेजेंट एट डैश, तो कहाँ पे? फिंगर टिप पे या बैक ऑफ द हैंड पर या लिप्स में। तो कौन सा होगा? फिंगर टिप्स और फिंगर टिप्स और लिप्स में हमारे पास 100 रिसेप्टर होंगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आ जाए कि 10 रिसेप्टर मौजूद होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ पे? तो बैक ऑफ द हैंड में। अच्छा, मोर न्यूमरस रिसेप्टर स्किन में कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कि कौन से बेटा? तो वो हमारे पास होते हैं पेन रिसेप्टर, और पेन रिसेप्टर जो है वो तकरीबन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होते हैं? 200 होते हैं। सही है। और इसी तरह वार्म के लिए कितने होते हैं? 1 होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोल्ड के लिए कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसी तरह टच के लिए कितने होते हैं? 15 वगैरह मुख्तलिफ आप कह सकते हो। क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट जो रिसेप्टर को वो जिक्र किया। फिर रिसेप्टर से जो मैसेज आता है तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट लेता है। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? वो हमारे पास इंटीग्रेटर या ब्रेन होता है। और फिर ब्रेन जाके मैसेज देता है किसको? इफेक्टर को। और इफेक्टर हमारे पास क्या होता है? तो इफेक्टर हमारे पास जहाँ पे इफेक्ट शो होगा, ग्लैंड या मसल वगैरह। क्लियर हो गया? तो दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो कौन सा है? वो हमारे पास रिसेप्टर है, जो डिफरेंट रिसेप्टर मैंने आपको बता दिए। दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि ब्रेन है। और तीसरा हमारे पास इफेक्टर है जो कि ग्लैंड एंड मसल वगैरह है। क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, फर्दर नर्वस सिस्टम में बात करेंगे। तो बेटा नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक है न्यूरॉन और एक है न्यूराग्लियल सेल। न्यूराग्लियल सेल या इसको हम ग्लायल सेल भी कहते हैं, सिंपल। अच्छा बेटा, तो आपके ख्याल में न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, वो कौन सा है? न्यूरॉन्स है। अच्छा, मैं MCQs बना लेता हूँ। लेट सपोज मोर देन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश। मोर देन, मैंने कहा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स है। सही है। और इसमें सपोर्टिंग जो रोल प्ले करता है वो न्यूराग्लियल या ग्लायल सेल्स होते हैं। अब मैं कहूँ मोर देन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूरॉन्स, बी न्यूराग्लियल सेल, सी श्वान सेल, लेट्स सपोज डी नन। चलो, तो अब क्या होगा? आपके जहन में आएगा न्यूरॉन, लेकिन न्यूरॉन नहीं है बेटा। न्यूराग्लियल सेल जो है दे मेक अप मोर देन 50% ऑफ द टोटल नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट न्यूरॉन्स है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो न्यूराग्लियल सेल्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो मोर देन 50% ऑफ द, और ये इसकी क्या है? सपोर्ट वगैरह में मदद देते हैं। तो मोर देन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूराग्लियल सेल। चंद न्यूराग्लियल सेल की एग्जांपल कोई आपसे कहे कि न्यूराग्लियल सेल की एग्जांपल मुझे बता दो, तो बेटा इसमें आ जाता है माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल, तो कोई आपसे कहे माइक्रोग्लियल सेल, नाम सुना है बेटा? हाँ, मैक्रोफेजेस ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड माइक्रोग्लियल सेल। इसी तरह इसमें आ जाता है श्वान सेल। कौन से बेटा? श्वान सेल आ जाता है। इसी तरह बेटा इसमें आ जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और भी बहुत से आ जाते हैं, सेटेलाइट। आपने सिर्फ ये श्वान सेल का ये याद रखना है, सही? श्वान सेल और ये माइक्रोग्लियल वगैरह, सेटेलाइट एक्सेट्रा। तो ये दीज डिफरेंट सेल मेक अप व्हाट? न्यूराग्लियल सेल, या इन सबको हम ग्लायल सेल या न्यूराग्लियल सेल कहते हैं। एंड दे हैव अ नो रोल इन इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसका कोई रोल नहीं है। इसका अगर रोल है तो किस में है? ओनली सपोर्टिव फंक्शन है। सही है बेटा? तो न्यूराग्लियल या ग्लायल सेल हैव अ सपोर्टिव फंक्शन, नॉट इन्वॉल्व इन नॉट इन्वॉल्व इन नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन के लिए न्यूरॉन है। सही है। अच्छा बेटा, फिर न्यूरॉन की अगर बात की जाए, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में मैंने कहा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन को अगर देखा जाए तो टिपिकल न्यूरॉन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। सही? एक को हम कहते हैं सेल बॉडी, सही? दूसरा या उसको हम कहते हैं सोमा। दूसरा हमारे पास है डेंड्रान या डेंड्राइट्स, और तीसरा हमारे पास है एक्सान। क्लियर?
अच्छा, सो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, वन इज सेल बॉडी और सोमा, डेंड्राइट और एक्सान। क्लियर? अच्छा बेटा, दरमियान सेल बॉडी और सोमा, डेंड्राइट और एक्सान। सेल बॉडी सबसे पहले, डेंड्राइट क्या है या सेल बॉडी और सोमा, तो बेटा ये सेंट्रल पार्ट है। क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द, नॉट हर जगह पर नहीं, जनरली कह रहे हो, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है, सही है। और डेंड्राइट क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन और या शॉर्ट प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है जो कि एराइज होते हैं कहाँ से? देखिए सही बात, हाँ, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और शॉर्ट प्रोसेस है एराइज फ्रॉम सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से क्या होते हैं? एराइज होते हैं। और एक्सान जो है ये क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है। ये हमारे पास ये भी सेल बॉडी से एराइज होता है, लेकिन क्या है? लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलो अगर स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट, चलो मैं आपको फिर इसके फंक्शन और पहले स्ट्रक्चर अगर वाजे कर दे तो फिर आसान हो जाएगी। अच्छा बेटा, तो इसके लिहाज से चलो लेट सपोज ये हमारे पास टिपिकल क्या है? दिस इज अ न्यूरॉन। क्लियर? तो न्यूरॉन में यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेसेस है, और इन शॉर्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन शॉर्ट प्रोसेस को हम डेंड्राइट कहते हैं, मैनी। और यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोसेस है, और इस लॉन्ग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सान। तो ये सेल बॉडी है, सिंगल न्यूक्लियस, और ये क्या है? एक्सान है, और ये हमारे पास क्या है? डेंड्राइट है। अच्छा बेटा, एक्सान और डेंड्रॉन में क्या फ़र्क है? यहाँ पे मैं एक्सान और यहाँ पे डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। अच्छा बेटा, दोनों में आपको जनरली फ़र्क बता दूँ तो बेटा, एक्सान या डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, सही। अच्छा बेटा, एक्सान जो है वन लॉन्ग प्रोसेस है, या ये हमारे पास एक्सान जो है हमेशा कितने होंगे? वन, हाँ, वन लॉन्ग प्रोसेस, सही। और इसमें वन टू मैनी शॉर्ट प्रोसेसेस। क्लियर? ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा बेटा, एक्सान जो है अगर देखा जाए तो एक्सान जो क्या करता है? ये मैसेज क्या करता है? टेक अवे मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये मैसेज लेकर जाता है, और ये क्या करता है? ब्रिंग मैसेज टूवर्ड्स शाबाश सेल बॉडी, ये सेल बॉडी के तरफ मैसेज लेकर आता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये वन लॉन्ग प्रोसेस है, वो वन टू मैनी शॉर्ट प्रोसेस हो सकते हैं, टेक अवे मैसेज। अच्छा, ये क्या होता है? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, और ये जो है सारे के सारे क्या होंगे? नॉन माइलिनेटेड होंगे। क्लियर हो गया? ये क्या होंगे? सारे के सारे नॉन माइलिनेटेड होंगे। समझ आ रही है? सो बेटा, डेंड्राइट जो है मैसेज लेकर आते हैं सेल बॉडी को, सेल बॉडी में फिर प्रोसेस होता है, वो दे देता है एक्सान को, एक्सान वापस, एक्सान एक शॉर्ट प्रोसेस है हमारे पास। क्लियर हो गया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? एक्सान एंड डेंड्राइट। अच्छा बेटा, फिर एक्सान और मैं फर्दर आपको बातें बता दूं बेटा। एक्सान को अगर देखा जाए, एक्सान, तो एक्सान में जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, सही है, उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें सिंगल न्यूक्लियस भी होता है, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसमें हमारे पास न्यूरोफिब्रिल भी होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं, इसमें हमारे पास जो है नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स। तो ये नेसल ग्रेन्यूल्स आपने समझना है। राइबोसोम एसोसिएटेड विद Golgi bodies and endoplasmic reticulum. Ribosome associated with Golgi bodies and endoplasmic reticulum are collectively called what? Nasal granule. ये सारी चीज़ें कहाँ पे होते हैं? एक्सान में होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, और इसके सेल मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एक्सोलेमा कहते हैं। अच्छा बेटा, एक्सान और डेंड्राइट और सेल बॉडी, दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ व्हाट? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में हमारे पास मैंने कहा कौन कौन से? सेल बॉडी, एक्सान, डेंड्राइट और डेंड्रॉन वगैरह ये सारे मौजूद होते हैं। फिर इसमें ऐसा भी है, ये फंक्शन जो मैंने आपको बता दिया कि डेंड्राइट मैसेज लेकर आते हैं, एक्सान मैसेज लेकर जाते हैं, ले जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये फंक्शन यहाँ पे ऐसा भी होता है, इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। फिर इसमें आपको टाइप जब बताऊँगा उसमें ये फंक्शन चेंज भी हो सकता है, सही। और एक्सान का मैंने कहा कि ये हमारे पास वन या पास में अगर यू कहो, लेकिन वन या टू ब्रांचेस भी हो सकते हैं। और जो होगा डेंड्रॉन,
तो डेंड्राइट्स हमारे पास 1, मेनी या कोई भी नहीं हो सकता। समझ आ रही है? अच्छा बेटा, फिर अगर न्यूरॉन को देखा जाए, न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास 3 किस्म का है। एक को हम कहते हैं यूनिपोलर, एक को कहते हैं बाईपोलर, और एक को हम कहते हैं मल्टीपोलर। शाबाश। एक है बेटा यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। न्यूरॉन एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। अच्छा बेटा, यूनिपोलर में क्या होता है? तो बेटा याद रखना, यहाँ पे सिंगल हमारे पास क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास सेल बॉडी, और सेल बॉडी से सिंगल एक ब्रांच राइज हो जाता है जो कि फर्दर फिर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है एक सिंगल ब्रांच जो कि फर्दर 2 में। तो यहाँ पे सेल बॉडी एंड अ सिंगल प्रोसेस इज अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। तो बेटा अगर सेल बॉडी से सिंगल प्रोसेस अराइज हो जाए तो सच टाइप ऑफ न्यूरॉन आर कॉल्ड व्हाट? यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर बाईपोलर में हमारे पास क्या होता है? तो बाईपोलर में हमारे पास 2 प्रोसेसेस अराइज होते हैं। किससे? 2 प्रोसेसेस अराइज होते हैं सेल बॉडी से। क्लियर? यहाँ पे 2 प्रोसेस, तो दिस इज बाईपोलर। और इनमें से ये एक्सान है और ये क्या है? डेंड्रॉन है। सही। अच्छा बेटा, फिर मल्टीपोलर जो है, इसमें हमारे पास एक्सान वही एक होगा। मैंने के भी दिया कि एक्सान क्या है हमारे पास? एक, या बाज़ औकात में अभी आपको कहूँगा 2, लेकिन मोस्टली एक। दिस इज व्हाट? दीज आर डिफरेंट एक्सटेंशन, दे आर व्हाट? और यहाँ पे सिंगल हमारे पास न्यूरॉन। दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये कौन सा है? मल्टीपोलर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा इसके ये नर्व एंडिंग है, ये एक टेजर रिसेप्टर। तो बेटा यूनिपोलर न्यूरॉन मोस्टली प्रेजेंट, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो यूनिपोलर होते हैं। अच्छा, यूनिपोलर में आप सेल बॉडी है और सिंगल प्रोसेस है। अब सवाल पैदा होता है कि सिंगल प्रोसेस ये एक्सान है कि डेंड्रॉन है? तो बेटा ये सारा का सारा एक्सान है। क्या है? एक्सान है। तो मैंने कहा था ना कि डेंड्राइट या एक होंगे या मेनी होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सान नहीं है। तो अब यहाँ पे लेट सपोज दीज एक्ट एज अ रिसेप्टर, ये हमारे पास रिसेप्टर, इसने जो है मैसेज ले लिया है रिसेप्टर के तौर पर। तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लेट सपोज इसको। तो बेटा एक्सान का ये पार्ट है एक्सान, लेकिन एक्ट लाइक अ डेंड्रॉन है। एक्सान लेकिन एक्ट लाइक तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चरली अगर कहूँ तो यहाँ हमारे पास क्या है? एक्सान है, लेकिन फंक्शनली ये क्या है? चूंकि रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाता है तो इसका ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? एक्ट लाइक डेंड्रॉन हो गया। सही है। और इसी तरह यहाँ पे मैसेज आ गया, यहाँ पे रिसीव हो गया और फिर दोबारा यहाँ पे जाता है। तो अब ये सेल बॉडी से मैसेज लेकर जा रहा है, तो अब ये जो पार्ट है ये हमारे पास फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों क्या होगा? एक्सान होगा। समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, अब यहाँ पे मैसेज ये लेकर आ रहा है इसकी तरफ, तो ये डेंड्रॉन हो गया, और ये लेकर जा रहे हैं तो ये तो सिंपल है, एक्सान हो गया। क्लियर हो गया? और यहाँ पे मैनी डेंड्राइट्स है जो कि मैसेज लेकर आते हैं, और एक सिंगल क्या है हमारे पास? एक्सान है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर। फिर दूसरी एक क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो किसके बेस पर है? वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बाईपोलर न्यूरॉन जो है ये किस में होते हैं? ये रेटिना में होते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन अगर आ जाए कि वो हमारे पास कहाँ पे है? तो बेटा जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है और जो दूसरा है एसोसिएटिव न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, दे आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मैंने इस दोनों की एग्जांपल आपको नहीं बताई। अच्छा बेटा, फिर न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 किस्म के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारे पास न्यूरॉन कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। ओके, तो न्यूरॉन फिर एक है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमारे पास मोटर न्यूरॉन, या चलो दरमियान में एसोसिएटिव न्यूरॉन कर लूँ। एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन्स, और दूसरा हमारे पास है कौन सा? मोटर न्यूरॉन। अच्छा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये क्या करेंगे? रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इस रिसेप्टर से जो मैसेज लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उनको हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और ये क्या करेगा? रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करेगा और फिर देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को देगा। ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेगा और फिर देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को।
और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज लेकर जाते हैं इफेक्टर की तरफ, किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन कहेंगे। दिस इज सिंपल बेटा। फिर मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, यूनिपोलर है, और एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन वो क्या है बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, अच्छा बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या है बेटा, सडन इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, फिर रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास क्या होता है, तो बेटा अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आ जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, एंड द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड डैश, तो द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। तो बेटा एक है रिफ्लेक्स एक्शन और एक है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक भी कह सकते हो, क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और फिर इसका जो पाथवे है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके बेटा, अगर आ जाए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट, इन रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास सारे इन्वॉल्व होते हैं सिवाय ए, मैं कहता हूं सेंस ऑर्गन, बी मैं कहता हूं इफेक्टर या सेंस ऑर्गन, या इसके बजाय अगर मैं लिखूं सेंसरी न्यूरॉन, सही, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा मैं लिख दूं शाबाश इफेक्टर, या यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, सही है। और सी में लिख दूं हमारे पास ब्रेन, और डी में लिख दूं क्या बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा याद रखना रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं सिवाय ब्रेन के। ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, क्विक रिस्पांस होता है। और आपने देखा होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये बगैर सोचे समझे होता है। इट इज बिल्ड इन आवर नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली, ये हमारे नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है, सही है। अच्छा, फिर रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। इसका पाथवे अगर मैं ड्रा करूं तो कैसे होगा, तो लेट सपोज कोई हाथ है, लेट सपोज, और उसमें अक्सर आप देख लेते हो कि सुई चुभ जाती है, तो एकदम जो है वो हाथ हटा देते हैं। तो आप एकदम जो ये हाथ हटा देते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। या लेट सपोज दिस इज व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ लेट सपोज इफ हियर इज अ फिंगर, और फिंगर किसी फायर वगैरह जो है वो यहाँ पे वो टच हो गए, सही। अब जब टच हो गए तो अब क्या होगा, सेंस ऑर्गन जो है वो स्टिमुलस लेकर जाएंगे यहाँ से, सेंस ऑर्गन जो है वो स्टिमुलस लेकर जाएंगे कहाँ से, यहाँ से स्टिमुलस लेकर जाएंगे। तो लेट सपोज यहाँ से जो है वार्म जो फील हुआ, तो उसने क्या किया, स्टिमुलस ले गए किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो स्टिमुलस लेकर गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे कौन से न्यूरॉन थे, एसोसिएटिव न्यूरॉन थे, उसने रिसीव किया और फिर दिया किसको, फिर मोटर न्यूरॉन को दिया। तो मोटर न्यूरॉन वापस लेकर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्या, मसल्स हैं, तो दे आर सप्लाई टू द मसल्स, ये मसल्स को सप्लाई होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, हाथ को हटा देते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, सही, फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएटिव न्यूरॉन, सही, और ये किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर यहाँ पे जो है कौन से न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो बेटा ऑल द 3 न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन, तमाम के तमाम 3 न्यूरॉन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी और मोटर न्यूरॉन भी, क्लियर बेटा। ओके बेटा, तो इसी तरह जब भी आपके पास आ जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो सिंपली आपने कहना है ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी,
क्विक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। फिर रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, तो थ्री मेन चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से स्टिमुलस लेकर जाती हैं, फिर वहाँ पे स्पाइनल कार्ड के अंदर जो है एसोसिएटिव न्यूरॉन होता है वो उससे ले लेता है, और फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन को दे देता है, और मोटर न्यूरॉन ब्रिंग मैसेज टुवर्ड्स द इफेक्टर, और इफेक्टर हमारे पास क्या है, मसल्स हैं, तो मसल कंट्रैक्ट्स हो जाते हैं और हाथ को हटा देते हैं। तो अब दूसरा आ जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व नहीं होता, तो ब्रेन हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है। इससे मुराद कौन सी रिफ्लेक्सेस है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है। ओके बेटा, आगे जाते हैं, बात करते हैं बेटा नर्व इंपल्स की। नर्व इंपल्स, ओके, नर्व इंपल्स क्या होता है, तो सिंपली बेटा टू वेज से नर्व इंपल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। नर्व इंपल्स इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलस, स्टिमुलस के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, विच ट्रेवल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द इफेक्टर। सिंपली बेटा नर्व इंपल्स क्या है बेटा, these are nerve impulse is a information about a stimulus which is travel from sense organ to the central nervous system and from central nervous system to the effector। यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि ट्रेवल करता है कहां से, सेंस ऑर्गन, अब स्टिमुलस के बारे में वो इंफॉर्मेशन जो कि ट्रेवल करता है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर तक, तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। या दूसरे तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नर्व इंपल्स is a wave of electrochemical change that travels along the length of the neuron from one end to another end। चलो मैं ये लिख देता हूं, nerve impulse is a wave of electrochemical change that travels along the length of neuron from one end to another। एक एंड से दूसरे एंड तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का जो वेव है वो न्यूरॉन में जो ट्रेवल करता है वो क्या कहलाता है, नर्व इंपल्स कहलाता है। अच्छा बेटा, ये जो नर्व इंपल्स हैं ये जब ट्रेवल करता है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मीन यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पैदा होंगे, सही है, और किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स की वजह से। तो एक्सचेंज ऑफ केमिकल की वजह से डिफरेंट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट न्यूरॉन्स अपीयर्स होते हैं, और वो वेव फॉर्म में जो है होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को हम कहते हैं क्या बेटा, जो कि सारे न्यूरॉन में ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स। क्लियर। अच्छा बेटा, नर्व इंपल्स के बारे में आपको चंद बातें बता दूं बेटा कि नर्व इंपल्स जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर। तो नर्व इंपल्स में हम बात करेंगे इसके फैक्टर के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर विच इफेक्ट नर्व इंपल्स। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले क्या फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं, सही है, नर्व इंपल्स विच फैक्ट, चलो सिंपली फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को इफेक्ट करते हैं। तो बेटा द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स हमारे पास सबसे पहले, चलो स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो नॉर्मली जो स्पीड होता है नर्व इंपल्स का, दिस इज अबाउट 100 to 120 मीटर पर सेकंड। नॉर्मली जो नर्व इंपल्स का स्पीड होता है, सही है, वो कितना होता है, 100 to 120 मीटर पर सेकंड। और बेटा दिस स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स डिपेंड अपॉन, अच्छा इसके लिए फिर फैक्टर क्या है, फैक्टर विच अफेक्ट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो एक है हमारे पास डायमीटर या थिकनेस ऑफ न्यूरॉन, थिकनेस ऑफ न्यूरॉन, और दूसरा है बेटा माइलिनेशन, माइलिनेशन। तो बेटा थिकनेस ऑफ न्यूरॉन एंड माइलिनेशन, दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो अगर आ जाए द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स डिपेंड अपॉन, तो कौन कौन सा बेटा, थिकनेस ऑफ न्यूरॉन एंड माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन। अब दोनों को अलग अलग हम पढ़ते हैं, फिर नर्व इंपल्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, तो देयर आर टू फैक्टर व्हिच अफेक्ट द व्हाट स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। तो उसमें से चलो सबसे पहले लेट सपोज ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, लेट सपोज दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज लेट सपोज व्हाट सेंसरी न्यूरॉन। लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज ए, और एक दूसरा न्यूरॉन है दिस इज बी। अच्छा बेटा, अब कोई आपसे कहे कि इन दोनों में से
कौन से न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जो है वो फास्टर होगा, इन ए और बी में किस में जो है नर्व इम्पल्स जो स्पीड इसकी है वो फास्टर होगी। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो थिकनेस को अगर देखें तो ये थिकनेस में ए जो है वो बड़ा है या ये, तो बेटा याद रखना जितना कोई न्यूरॉन थिक होगा, डायमीटर उसका ज्यादा होगा, उतना जो है उसमें नर्व इम्पल्स जो है वो क्या करेगा, वो ज्यादा फास्टली जो है वो ट्रेवल करेगा। इसको जरा मैं और भी थिक बनाऊं तो आपके लिए वाजे हो जाएगा। तो बेटा एन न्यूरॉन ए the speed of nerve impulse will be more faster than B because A is thicker than the B. A जो है वो B से क्या है thicker है। तो बेटा जितना किसी भी न्यूरॉन का थिकनेस ज्यादा होगा उतना उसमें स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थिन न्यूरॉन में जो है वो क्या है, नर्व इम्पल्स के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और यहां पे उसके लिए नर्व इम्पल्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है। तो बेटा कोई आपसे कहे कि थिक न्यूरॉन में हमारे पास स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ज्यादा होगा या थिन में, तो आप कहोगे थिक में। क्यों? तो आप कहोगे क्योंकि थिक न्यूरॉन में वहां पे उसके लिए रेजिस्टेंस जो है, उसके नर्व इम्पल्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कम होता है। सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। डन। अच्छा बेटा दूसरा हमारे पास है, दूसरा है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। सही। तो बेटा जितना नर्व, द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, आप यूं भी कह सकते हो कि द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, अगर आसान अल्फाज में कहूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ अ न्यूरॉन। सही। तो न्यूरॉन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी उसमें स्पीड भी ज्यादा होगा, और जितना उतना उसका थिकनेस क्या होगा, वो कम होगा, उसमें स्पीड भी क्या होगा, वो कम होगा। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा दूसरा जो फैक्टर है नर्व इम्पल्स के स्पीड के हवाले से, तो बेटा वो है हमारे पास माइलिनेशन। माइलिनेशन तो बेटा जिस तरह हमने पढ़ा है कि न्यूरॉन जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं न्यूरॉन्स, एक होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड, और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। अच्छा ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, यहां पे डायग्रामेटिकली आपको बता दूंगा। अच्छा बेटा, तो बेटा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, इससे पहले चंद बातें आपको बता दूं बेटा। ये जो माइलिनेशन है ये किसकी वजह से होता है, श्वान सेल की वजह से होता है। ओके। और श्वान सेल जो है क्या करते हैं, ये माइलिन शीट भी बनाते हैं। अच्छा बेटा तो अगर आ जाए कि एक है हमारे पास, जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में एक है कौन सा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर कोई आपसे कहे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आप क्या कहोगे, दोनों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मौजूद होता है। अच्छा बेटा अब याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीट जो है, फैटी शीट है, ये माइलिन शीट कौन बनाता है, तो यहां पे हमारे पास स्पेशल सेल्स है और उसको हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ये माइलिन शीट बनाते हैं, माइलिन शीट ये बनाते हैं। माइलिन शीट क्या है अभी वहां पे समझ आ जाएगी। और पीएनएस में याद रखना ये जो है माइलिन शीट कौन बनाते हैं, तो यहां पे ये श्वान सेल बनाते हैं। सही। तो माइलिन शीट पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाते हैं, श्वान सेल। तो इसमें अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर आ जाए श्वान सेल्स आर प्रेजेंट एंड डैश, श्वान सेल किस में मौजूद होते हैं, तो ए में लिख दूं, शाबाश, श्वान सेल सीएनएस, बी पीएनएस, सी बोथ, और डी नन। तो किस में मौजूद होंगे बेटा, तो श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों, तो आप कहोगे कि क्यों, श्वान सेल क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। सही। और माइलिन शीट तो दोनों में होता है, तो हाँ दोनों में होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूराग्लियल सेल ये सारे हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेक माइलिन शीट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाइल श्वान सेल मेक माइलिन शीट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। अच्छा फिर जाते हैं ये माइलिन शीट क्या होता है, कैसे। अच्छा बेटा तो यहां पे हमारे पास अगर मैं देख लूं, लेट सपोज ये है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। अच्छा दिस इज व्हाट, स्पाइनल कार्ड। ओके बेटा अब यहां पे हमारे पास क्या है, एक न्यूरॉन है। लेट सपोज यहां पे एक न्यूरॉन है, कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है।
लेट सपोज वी हैव अ न्यूरॉन, या सिंपली चलो स्पाइनल कार्ड के बगैर ही बना लेता हूँ तो आसान हो जाएगा। चलो लेट सपोज बेटा वी हैव अ न्यूरॉन, दिस इज अ न्यूरॉन, क्लियर। और ये न्यूरॉन जो है यहाँ पे किसको, स्पाइनल कार्ड को की तरफ नर्व इम्पल्स लाता है। ओके बेटा, तो दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन। अब दूसरा हमारे पास इसी तरह एक न्यूरॉन है, let's suppose we have a, this is another type of a neuron which bring message towards the spinal cord or central nervous system। अच्छा बेटा, तो पहले हमने बात की थी किसके ऊपर, पहले जो है उसके डायमीटर के ऊपर या थिकनेस के ऊपर, सही है। अब जो है बात करेंगे माइलिन शीट। तो बेटा ये माइलिन शीट में हमारे पास क्या होता है, श्वान सेल्स होते हैं, सही है। और श्वान सेल जो है दे रैप अराउंड द व्हाट एक्सान, और ये माइलिनेशन जो है ये कौन से डेंड्राइट हमारे पास माइलिनेटेड नहीं होते, वो सारे नॉन माइलिनेटेड होते हैं। असल में माइलिनेटेड जो होते हैं वे कौन होते हैं, एक्सान होते हैं। तो बेटा लेट्स सपोज दिस इज व्हाट एक्सान, ये हमारे पास क्या है, एक्सान। तो बेटा ये जो है ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड है, ये कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, सही है। और ये जो है माइलिनेटेड है। अब माइलिनेटेड कैसे है, तो बेटा इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज दीज आर डिफरेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द what, ये हमारे पास कौन से हैं, these are different श्वान सेल्स which are present around the axon, जो कि एक्सान के इर्द गिर्द मौजूद है, क्लियर। या यहाँ पे दूसरे सेल्स इसी तरह, these are different cells। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ये माइलिनेटेड है और ये नॉन माइलिनेटेड है। अब ये बताओ कि लेट सपोज ये हमारे पास ए और ये है बी, तो ए नर्व इंपल्स विल ट्रेवल फास्टर इन विच ए और बी न्यूरॉन। तो बेटा नर्व इंपल्स विल ट्रेवल फास्टर इन द ए न्यूरॉन बिकॉज इट इज माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमारे पास जो है नर्व इंपल्स 20 टाइम मोर फास्टर ट्रेवल 20 टाइम मोर फास्टर एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये आपने यहाँ पे जो है नर्व इंपल्स कितना, ये हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन है। माइलिनेटेड न्यूरॉन में याद रखना, माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स होता है, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कितना होता है, 20 टाइम्स फास्टर होता है, सही है। स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स 20 टाइम मोर फास्टर एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये श्वान सेल माइलिन शीट बनाते हैं, और बेटा माइलिन शीट में यहाँ पे हमारे पास जो है दिस इज इम्परमिएबल टू आयन एक्सचेंज, यहाँ पे कोई आयन एक्सचेंज नहीं होगा। आयन एक्सचेंज सिर्फ यहाँ पे जो दो माइलिन सेल्स के दरमियान जो गैप है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। तो बेटा द नर्व इंपल्स जो ट्रेवल करेगा, जो एक्सचेंज होगा हमारे पास, वो कहां पे होगा, ओनली नोड ऑफ रणवीर पर होगा, सही है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बाकी जहां पे माइलिन शीट मौजूद है वहां पे नर्व इंपल्स नहीं होगा, दे आर इम्परमिएबल फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसी वजह से जो नर्व इंपल्स यहां पे होगा, तो इस वजह से फिर नर्व इंपल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। तो अगर आ जाए नर्व इंपल्स, तो बेटा नर्व इंपल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं। बेटा नर्व इंपल्स जो है, नर्व इंपल्स अगर टाइप इसके देखें तो नर्व इंपल्स हमारे पास जो है वो 2 किस्म का है। एक है कंटिन्यूस और दूसरा है साल्टेटरी। तो बेटा जो कंटिन्यूस नर्व इंपल्स होता है वो किस में होता है, कंटिन्यूस नर्व इंपल्स हमारे पास होता है किस में, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो हमारे पास नर्व इंपल्स होता है वो कौन सा होता है, वो कंटिन्यूस होता है। और साल्टेटरी या जंपिंग मिरर, तो ये किस में होता है, तो ये हमारे पास होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगा, लेट सपोज यहाँ से टच किया तो नर्व इंपल्स जो है यहाँ पे एक्सचेंज होगा मटेरियल का, सही, यहाँ पे एक्सचेंज हमारे पास होगा। और फिर यहाँ पे जो है दिस इज इम्परमिएबल, ये इम्परमिएबल होगा। फिर दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन अभी हम बात करेंगे वो यहाँ पे। तो यहाँ पे
जो मैनर है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, साल्टेटरी या जंपिंग मैनर। तो इसीलिए यहाँ पे जो नर्व इंपल्स होगा वो फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू अनदर नोड ऑफ रणवीर इसी तरह ट्रेवल करेगा। तो कोई आपसे कहे कि विच नर्व इंपल्स इज फास्टर, तो बेटा नर्व इंपल्स जो साल्टेटरी नर्व इंपल्स होता है ये क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है। क्लियर? अच्छा बेटा, तो हमने पढ़ा बेटा नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स में सिंपली बस आसान सी बात है आपके पास आ जाएगी कि नर्व इंपल्स क्या है। नर्व इंपल्स हमारे पास क्या है, अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल along the length of the neuron from one end to another end। फिर नर्व इंपल्स की स्पीड क्या है, 100 to 120 मीटर पर सेकंड। फिर नर्व इंपल्स हमारे पास जो है वो कौन से फैक्टर है जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, दो ही फैक्टर है, एक माइलिनेशन और दूसरा थिकनेस या डायमीटर। तो जितना किसी न्यूरॉन का डायमीटर ज्यादा होगा उतना उसमें क्या होगा, नर्व इंपल्स स्पीड जो है वो ज्यादा होगा। सही? और दूसरा जो है माइलिनेशन। तो दो किस्म के न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं, एक माइलिनेटेड दूसरा नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है नर्व इंपल्स ट्रेवल फास्टर, कितना, 20 टाइम मोर फास्टर। तो एक आपने याद रखना है। तीसरा जो है हमारे पास टाइप्स थे किसके, नर्व इंपल्स के। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नर्व इंपल्स। वन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस किस में होता है, वो होता है किस में, वो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। जबकि साल्टेटरी जो नर्व इंपल्स होता है जंपिंग मैनर, वो किस में होता है, तो वो हमारे पास होता है किस में, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। और साल्टेटरी जो नर्व इंपल्स होता है इट इज फास्टर। क्यों? क्योंकि ये माइलिनेटेड में होता है। क्लियर? ओके बेटा, अब जो नर्व इंपल्स मैंने कहा कि इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो ये जो एक्सचेंज होता है डिफरेंट केमिकल्स का या आयंस का न्यूरॉन्स में, तो ये इसके लिए स्पेसिफिक चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक पोर्स न्यूरॉन्स के अंदर या प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। क्या? तो चैनल्स या पोर्स हैं न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन में, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अच्छा, अब ये चैनल्स याद रखना, ये दो किस्म के होंगे। या तो इसको हम पंप्स कहेंगे, चैनल्स हमारे पास जो कि न्यूरॉनल मेम्ब्रेन में या पंप्स होंगे, या जो है वो क्या होंगे, गेट्स होंगे। क्लियर? या पंप्स होंगे या गेट्स होंगे। अब याद रखना, पंप जो है ये क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट जो केमिकल्स होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होगा। और गेट जो है वो फिर हमारे पास क्या करेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। क्लियर? अच्छा बेटा, दूसरा फिर गेट्स हमारे पास दो किस्म के हैं। तो गेट्स या तो ऑल द टाइम वो ओपन होंगे, उसको हम कहेंगे नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, जो कि ओपन ऑल द टाइम ये ओपन होते हैं। और अगर सम ओकेजन में वो ओपन होते हैं तो उसको हम कहेंगे वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। ओके बेटा, दोबारा आ जाओ। मैंने कहा जो नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है तो इसके लिए आयन एक्सचेंज बिटवीन द न्यूरॉन एंड इट्स एनवायरनमेंट वो होता है। तो अब न्यूरॉन में स्पेसिफिक क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या है, प्रोटीन्स के अंदर पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। अब ये चैनल जो है दो किस्म के होते हैं, या पंप्स या गेट्स। तो पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी आयंस वगैरह का इन एंड आउट ऑफ द व्हाट न्यूरॉन। तो वो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से हो तो वो पंप्स करेंगे। और गेट जो है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो फैसिलिटेटेड गेट्स फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड जो कि ओपन ऑल द टाइम, हर वक्त ये ओपन होते हैं, और एक जो है सम टाइम ओपन होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। क्लियर? अच्छा बेटा, अब ये बात आपने जहन में याद रखनी है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये नर्व इंपल्स जो है वो ट्रेवल करता है। ये ट्रेवलिंग ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ेंगे, हाउ नर्व इंपल्स ट्रेवल इन द व्हाट इन द होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। तो बेटा उसके लिए हम दो जो है चीजें पढ़ेंगे। एक है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा है एक्टिव या एक्शन भी कह सकते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नर्व इंपल्स के दौरान न्यूरॉनल मेम्ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं, सही है, तो एक रेस्ट कंडीशन में उसमें जो चेंजेस होते हैं, जो उसकी स्टेट होती है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक जब इसको स्टिमुलस दे दिया जाता है और फिर इसमें नर्व इंपल्स ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना, लेट्स सपोज ये है हमारे पास न्यूरॉन, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट न्यूरॉन। तो रेस्टिंग, और यहां पे भी चलो मैं बना लूंगा न्यूरॉन। ओके बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है यहाँ पे। तो बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना, मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहां पे लेट्स सपोज ये क्या है बेटा, न्यूरॉन है, सही है, न्यूरॉन ये इनसाइड और ये इसका आउटसाइड।
तो न्यूरॉन के आउटसाइड में हमारे पास क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि इनसाइड जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जब मोर पॉजिटिव आउटसाइड और नेगेटिव इनसाइड हो तो ये रेस्ट कंडीशन होता है, और इस स्टेट ऑफ न्यूरॉन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अच्छा, और जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट हो जाए, मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, तो फिर इसको हम कहेंगे, ये भी हमारे पास न्यूरॉन है, सही है, तो फिर इसको हम कहेंगे एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कब होता है, जब न्यूरॉन जो है उसको हम स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो बेटा मैंने कहा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, जब मोर पॉजिटिव आउटसाइड हो ऑफ द न्यूरॉन एंड इनसाइड इसका क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डन। अच्छा, दूसरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जो होता है इसको हम पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं ऑफ न्यूरॉन। दिस इज पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन, सही। और बेटा ये जो है ये इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। क्लियर हो गया। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है, रेस्ट कंडीशन में, जब अभी स्टिमुलेशन नहीं मिला न्यूरॉन को। और एक्टिव या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है, जब इसको क्या, स्टिमुलस दे दिया जाता है। तो यहाँ पे मोर पॉजिटिव आउटसाइड, मोर नेगेटिव इनसाइड, वहां पे मोर नेगेटिव आउटसाइड, मोर पॉजिटिव इनसाइड, इस स्टेट को पोलराइज स्टेट, और उसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज स्टेट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड है और कैसे मोर नेगेटिव इनसाइड है, और यहाँ पे कैसे जो है ये नेगेटिव आउटसाइड हो जाता है और कैसे ये मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाता है। तो इसके लिए जो है मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने बात की, शाबाश, मोर जो है नेगेटिव इनसाइड और पॉजिटिव आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन। ओके, अब हाउ अ न्यूरॉन अचीव दिस स्टेट, और ये कौन सा स्टेट है, पोलराइज स्टेट। तो इसके लिए जो है अब चंद चीजें यहां पे डिस्कस होगी। सबसे पहले यहां पे क्या होता है बेटा, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में हमारे पास आयन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से, डिफरेंट आयन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड आ जाता है और मोर नेगेटिव इनसाइड। आयन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक रीजन जो है वो कौन सा है, आयन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव जो है इनसाइड। अच्छा बेटा, लेट्स सपोज बेटा ये है हमारे पास एक न्यूरॉन, लेट्स सपोज ये है एक न्यूरॉन। क्लियर। अच्छा बेटा, ये है न्यूरॉन का इनसाइड फ्लूइड और ये है आउटसाइड फ्लूइड। डन। अब न्यूरॉन में क्या है बेटा, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, फर्स्ट में डिस्कस करूंगा आयन डिस्ट्रीब्यूशन को, इस पॉइंट को। तो बेटा इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम होता है। इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन द पोटाशियम आयन इज 30 टाइम मोर एज कंपेयर टू द आउटसाइड। पहली बार आपने याद रखनी है, इनसाइड हमारे पास क्या होता है, इनसाइड पोटाशियम जो है वो क्या होता है, यहाँ पे लेट्स सपोज में इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और यहाँ पे आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन, सही। तो बेटा अब यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो है वो हमारे पास पोटाशियम, ये किसकी बात हो रही है, पोटाशियम की बात हो रही है। तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और आउटसाइड, तो इनसाइड में हमारे पास पोटाशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन 30 टाइम मोर देन आउटसाइड। क्लियर हो गया। तो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन में हमारे पास जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन ये कितना है, 30 टाइम मोर देन आउटसाइड। क्लियर। इसी तरह अगर देखा जाए दूसरा आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड में अगर देखा जाए तो वहां पे क्या होता है, सोडियम, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो अगर इनसाइड और यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन हम देख लें तो वहां पे क्या होता है, आउटसाइड एंड आउटसाइड द फ्लूइड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज 10 टाइम मोर, यहाँ पे क्या होता है 10 टाइम मोर देन इनसाइड। क्लियर हो गया। सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बाहर फ्लूइड में 10 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनसाइड। समझ आ रही है बेटा। जबकि पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरॉन 30 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा फिर क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट पंप्स लगे होते हैं, यहाँ पे पंप्स होते हैं, ये कौन से, सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं। कौन से, सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं। अच्छा बेटा मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि पंप्स क्या होते हैं। पंप्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है।
पम्प्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब यहाँ पे देख लें ये कौन से पंप्स हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। तो अब क्या करता है, ये सोडियम जो है हमारे पास यहाँ पे आउटसाइड ज्यादा है और पोटाशियम जो है इनसाइड ज्यादा है। तो अब क्या करेगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ यूं करता है कि ये जो है हमारे पास क्या करेगा, सोडियम को बाहर लेकर जाएगा, सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके बजाय जो है पोटाशियम को अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो इसीलिए ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है पोटाशियम को अंदर लाता है और सोडियम को बाहर लेकर जाता है। क्यों? सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसलिए कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। और पोटाशियम जो है अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो इसीलिए यहां पे भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन यहां पे एक बात है, बात यह है कि जब दो पोटाशियम जो है ये अंदर लेकर आता है, दो पोटाशियम, तो उसकी जगह जो है 3 सोडियम वो बाहर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो मोर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है एज कंपेयर टू इनसाइड। देखो बेटा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पे 3 सोडियम जो है वो बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम जो है अंदर जा रहे हैं। तो चूंकि ज्यादा पॉजिटिव 3 आयंस ज्यादा बाहर जा रहे हैं और अंदर जो है वो क्या रहे हैं, वो कम पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो देयरफॉर आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू इनसाइड। दोबारा बेटा ये पॉइंट समझना जरूरी है। ओके, आसान सा आपको बता दूं बेटा, सिंपली सबसे पहले मैंने कहा, चलो ये जरा मैं रिपीट कर लूं फिर उसके बाद। बेटा मैंने कहा कि लेट्स सपोज दिस इज न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ये इनसाइड द फ्लूइड है, ये आउटसाइड द फ्लूइड। क्लियर? इनसाइड द फ्लूइड और आउटसाइड द फ्लूइड में मैंने कहा आयन डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो आयन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि इनसाइड द फ्लूइड जो है वो पोटेशियम हमारे पास 30 टाइम्स जो है, कितना, 30 टाइम्स क्या है, मोर है, 30 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। क्लियर? और दूसरा जो है सोडियम की जब बात होगी तो सोडियम हमारे पास आउटसाइड द फ्लूइड कितना है, 10 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू द इनसाइड। क्लियर? दिस इज आयन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने कहा कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे हमारे पास पंप्स लगे होते हैं और पंप क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बेटा ये जो है पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये बाहर से अंदर लेकर आएगा और सोडियम जो है बाहर ज्यादा है तो सोडियम को अंदर से बाहर लेकर जाएगा। समझ आ रही है? तो इसीलिए यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप है और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है अगर 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है तो उसकी जगह 3 सोडियम को बाहर लेकर जाता है। तो अब यहां पे अगर देखा जाए ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं। देयरफॉर न्यूरॉन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज होता है मोर पॉजिटिव होता है आउटसाइड और मोर नेगेटिव होता है इनसाइड। एक रीजन ये हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने कहा था कि व्हाई, कि हाउ मोर पॉजिटिव आउटसाइड द न्यूरॉन होता है और मोर नेगेटिव इनसाइड, तो उसके लिए एक रीजन ये हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, दूसरा जो है हमारे पास रीजन, तो बेटा दूसरा रीजन है कौन सा, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन दूसरे रीजन। तो दूसरा रीजन क्या है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। देखो बेटा ये है हमारे पास लेट सपोज न्यूरॉन। क्लियर? और न्यूरॉन में हमारे पास इनसाइड जो है वो पोटेशियम क्या है, वो ज्यादा है। इनसाइड हमारे पास लेट सपोज 1 2 3 4 5 मैंने बना लिए। क्लियर? और आउटसाइड जो है वो पोटेशियम क्या है, वो कम है। क्लियर? अच्छा, और इसी तरह कितना, तो बेटा ये 30 टाइम मोर है एज कंपेयर टू आउटसाइड। और इसी तरह सोडियम जो है हमारे पास क्या है, सोडियम बाहर हमारे पास ज्यादा है। अब और भी समझ आ जाएगा आपको, सोडियम हमारे पास बाहर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड। क्लियर? कितना, 10 टाइम्स। अब क्या होता है, यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो अचीव होता है उसकी दूसरी वजह यह है कि यहां पे हमारे पास पोटेशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं। कौन से? ये है हमारे पास कौन से, पोटेशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। सबसे पहले मैंने कहा था नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। अब डिफ्यूजन जो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो अब ये जो हमारे पास क्या है, पोटेशियम नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है। क्या है ये, पोटेशियम के लिए नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं। अच्छा अब बताओ शाबाश, ये क्या करेंगे, पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो इसीलिए ये क्या करेंगे, उसको इसकी ट्रांसपोर्ट बाहर करेंगे। समझ आ रही है? तो अब चूंकि पोटेशियम जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर जा रहा है। सही है? पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हामिल हमारे पास क्या है, आयन है, और ये बाहर जा रहा है। तो देयरफॉर
आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होगा और इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव। दूसरा रीजन उसके लिए क्या है, ये है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द सेकंड रीजन हाउ द मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड हो जाता है। क्लियर? ओके बेटा, तीसरा रीजन क्या है, तो वो थर्ड जो है वो रीजन डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड रीजन हमारे पास, चलो लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूरॉन। तो बेटा हाउ न्यूरॉन अचीव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। तो बेटा इनसाइड ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, सही है, और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। और बेटा इस डीएनए और आरएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देयर इज मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड। तो ये तीन रीजंस थे किसके लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। बेटा मैंने कहा कि जो न्यूरॉन रेस्ट स्टेज में होता है तो उसके स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। फिर दूसरा मैंने कहा जो पोलराइज स्टेट होता है उसमें आयन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं होती है कि मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड। अब ये मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव इनसाइड, उसके लिए थ्री रीजन मैंने आपको बता दिए। पहला क्या, आयन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उसके साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पोटेशियम हमारे पास इनसाइड 30 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, सही, और सोडियम हमारे पास आउटसाइड 10 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनसाइड। तो अब उसके लिए क्या होता है, कुछ यूं होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम की इन एंड आउट। तो बेटा पोटेशियम, 2 पोटेशियम अंदर वो लेकर आता है और उसकी जगह 3 सोडियम जो है वो बाहर लेकर जा रहे हैं। तो चूंकि मोर पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, देयरफॉर मोर पॉजिटिव इज आउटसाइड एंड नेगेटिव इज इनसाइड। एक ये रीजन। दूसरा रीजन मैंने बता दिया कि वो क्या है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, सही है। तो यहां पे हमारे पास पोटेशियम आयंस नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होते हैं, पोटेशियम के लिए नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होते हैं, और चूंकि पोटेशियम इनसाइड ज्यादा है तो इसीलिए डिफ्यूजन होगा इसका फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, सो दैट्स व्हाई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड। तीसरा लास्ट रीजन मैंने आपको बता दिया कि इनसाइड द न्यूरॉन हमारे पास डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं जिस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो दैट्स व्हाई मोर पॉजिटिव आउटसाइड और नेगेटिव इनसाइड। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अगर इसकी समझ आ गई हो तो दूसरा, ये तो रेस्ट कंडीशन में जो न्यूरॉन की हालत है वो मैंने डिस्कस कर ली। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कौन सा बेटा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमारे पास मोर पॉजिटिव इनसाइड और नेगेटिव आउटसाइड। तो जब ये स्टेट आ जाए न्यूरॉन में तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब हाउ इट अचीव दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, किस तरह जो है न्यूरॉन ये अचीव करता है, तो उसके लिए जो है 2 रीजंस हैं। सबसे पहला जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो बेटा उसके डायग्रामेटिकली आसान सा आपको करवाऊं तो समझ आ जाएगी। तो लेट्स सपोज बेटा वी हैव दिस इज अ स्पाइनल कार्ड। लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, अ स्पाइनल कार्ड। क्लियर? ओके बेटा, दिस इज लेट्स सपोज व्हाट, स्पाइनल कार्ड। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमारे पास न्यूरॉन है, ये इसके लिए क्या है, सेल बॉडी है, और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा मैं एनलार्ज कर दूंगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो बेटा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड। तो उसके लिए सबसे पहला हाउ इट अचीव, तो सबसे पहला क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। क्या है, सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। बेटा अ स्टिमुलस which is capable to excite the neuron is called what, threshold stimulus। तो इसके लिए 2 चीजें आप डिस्कस करोगे। पहला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सही, और दूसरा जो है सोडियम इनफ्लक्स। बेटा इन 2 पॉइंट्स की वजह से क्या होता है, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है। अच्छा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह अचीव होता है, तो मैंने कहा कि उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, तो बेटा स्टिमुलस हमारे पास 2 किस्म का है स्टिमुलस। एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और दूसरा होता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये यहां पे कर दूंगा कि आसान हो जाए। तो स्टिमुलस 2 है बेटा, एक है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और एक है सब थ्रेशोल्ड
होल्ड स्टिमुलस। क्लियर? तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? सब थ्रेशोल्ड, या थ्रेशोल्ड को हम एडिक्वेट स्टिमुलस भी कहते हैं, एडिक्वेट स्टिमुलस, या इसको हम कहते हैं इनएडिक्वेट स्टिमुलस भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है? द स्टिमुलस विच इज कैपेबल टू एक्साइट द न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या एडिक्वेट स्टिमुलस। या द स्टिमुलस विच इज नॉट कैपेबल या नॉट एबल टू एक्साइट द न्यूरॉन इज कॉल्ड व्हाट? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। या यूं भी कह सकते हो द स्टिमुलस विच इज कैपेबल टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज इन द न्यूरॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। कौन सा? The stimulus which is capable to bring electrochemical change in the neuronal membrane is called what? A threshold stimulus. Yeah, the stimulus which is not capable to bring electrochemical change in the neuron is called what? A subthreshold stimulus. Okay बेटा, चलो ये डिस्कस करते हैं और भी वजाहत इसकी हो जाएगी कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है। ओके बेटा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लूंगा। तो ये है हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पे हमारे पास है टाइम, सही, और यहाँ पे जो है इसकी वेव मिली वोल्ट में। क्लियर? ओके बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपली बेटा जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सॉरी बेटा एक बात मैंने छोड़ दी थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखना, इसमें हमारे पास मोर नेगेटिव इनसाइड और मोर पॉजिटिव आउटसाइड। तो इसका जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा ये कितना होगा? -70 मिली वोल्ट होगा। कितना होगा? -70 मिली। ये माइनस जो है ये डिनोट करता है कि मोर नेगेटिव चार्ज जो है इनसाइड है, सही है। तो दिस इज व्हाट? -70। अच्छा बेटा, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज ये हमारे पास कौन सा -100 मिली वोल्ट कोई है, सही है, और -70 मिली वोल्ट जो है वो हमारे पास कौन सा कंडीशन है? ये जो है ये कौन सा है? दिस इज व्हाट? दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहां तक अगर आएगा तो ये क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इससे ऊपर जो है हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे ये कितना है? तकरीबन -50। ओके बेटा, तो बेटा लेट सपोज यहाँ पे किसी न्यूरॉन को जो है एक्साइट किया गया, टच किया गया, यहाँ पे किसी ने इसको क्या किया? टच किया। जब टच, ये टच हमारे पास क्या है? स्टिमुलस है, ये इसके लिए क्या है? स्टिमुलस है। अब क्या होगा? अब ये स्टिमुलस अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो वो क्या करेगा, और अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है तो वो क्या करेगा? तो बेटा जिस तरह के मैंने बता दिया कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फॉर एग्जांपल उसके लिए क्या है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये जो मैंने लाइन लगाई है -50, तो -50 जो है ये किसके लिए है? ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के लिए है, सही है। ये -50 मिली वोल्ट मतलब आपने अगर किसी भी न्यूरॉन को एक्साइट करना है तो उसके लिए कम से कम जो स्टिमुलस रिक्वायर्ड है वो हमारे पास कितना है? -50 है। इससे नीचे अगर आप उसको स्टिमुलस दोगे तो वो एक्साइट नहीं होगा। सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ा है, लेट्स सपोज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की एग्जांपल लूं, आपने पढ़ा है कि जो साउंड होता है, साउंड, तो साउंड हमारे पास आवर एयर कैन हेयर 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड जो है हम सुन सकते हैं। तो बेटा 20 से 20 किलो हर्ट्ज, तो ये 20 से 20 किलो हर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? दिस इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसीलिए इसको हम मतलब ये 20 से 20 हर्ट्ज तक ये जो रेंज है ये किस में आता है? ये इसमें आता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में आता है। और इसके लिए जो है पोटेंशियल कितना है? तकरीबन -50 मिली वोल्ट है। तो बेटा अब इससे अगर कम होगा तो वो क्या होगा? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा। लाइक अगर कोई आपके कान में -20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी जो है वो कम करेगा, वो साउंड अगर आएगा तो आप उसको नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ये 20 हर्ट्ज से जो कम होगा साउंड वो कौन सा होगा? वो हमारे पास स्टिमुलस होगा कौन सा? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। समझ आ गई है? तो सिंपली जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो कौन सा होता है? वो किसी भी न्यूरॉन को, एयर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज लेकर जाते हैं उसको एक्साइट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई उसको हम क्या कहते हैं? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो बेटा लेट सपोज यहाँ पे एक न्यूरॉन आ गया और न्यूरॉन ने जो है न्यूरॉन को लेट सपोज उसकी स्टिमुलस यहाँ तक थी। तो बेटा ये हमारे पास ये टच जो है या यहाँ पे साउंड आ गया और उसने इसको क्या किया? स्टिमुलेट करना चाहा, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल थी वो -50 से कम थी, तो वो क्या हो जाएगा? इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। फिर एक दूसरा आ गया, उसने क्या किया? लेट सपोज ये यहाँ तक था, फिर दूसरा इसी तरह यहाँ तक। अब अगर तीसरा आ गया और उसकी स्टिमुलस कहाँ तक थी? -50 तक थी, तो -50 जो है वो क्या है? -50। दिस इज व्हाट? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे टच किया गया, लेकिन टच कौन सा है?
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो फिर न्यूरॉन जो है वो क्या होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अचीव करेगा। अच्छा बेटा, तो लेट सपोज इसको मिला यहाँ पे टच, और वो टच कौन सा था, -50 मिली वोल्ट का था। तो जब -50 मिली वोल्ट का है तो ये जो है जाएगा ऊपर, तो ये -50 से जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सॉरी -70 से जो है ये 0, और 0 से फिर इसका जो पीक है 50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा, और 50 मिली वोल्ट तक जब पहुंच जाए, सही है बेटा, तो बेटा ये जो है दिस स्टेट इज व्हाट, डीपोलराइज स्टेट। ये डीपोलराइजेशन है, क्या है, डीपोलराइजेशन है, ये क्या है, डीपोलराइजेशन। अच्छा बेटा, अब इसमें क्या होगा, तो जब भी इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है, तो जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो बेटा यहाँ पे सोडियम के जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं, सोडियम के वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और सोडियम जो है उसकी इनफ्लक्स होती है, मतलब इनफ्लक्स से मुराद वो बाहर से जो है वो अंदर आएगा। सबसे पहले जो मैंने कहा कि इसके लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना, तकरीबन 50 मिली वोल्ट का। फिर उसके बाद जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर सोडियम एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो बेटा अब जब ये मोर परमिएबल हो गया, किसके लिए, सोडियम के लिए, तो सोडियम अंदर आएगा, तो चूंकि मोर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है इस वजह से मोर पॉजिटिव इनसाइड हो जाएगा और मोर नेगेटिव आउटसाइड हो जाएगा। समझ आ रही है। तो बेटा जब भी इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो क्या होगा, सोडियम के लिए जो वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर आएगा। क्लियर। और इसी तरह जो है क्या होगा, मोर पॉजिटिव इनसाइड होगा और मोर नेगेटिव आउटसाइड होगा। और जब ये वो अचीव करे तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये डीपोलराइजेशन जो है तकरीबन 50 तक पहुंचकर फिर उसके बाद जो है ये वापस नीचे आता है। अब जब नीचे आएगा तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीपोलराइजेशन कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। अच्छा बेटा, रीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये दोबारा अपने जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल इसको स्टिमुलेट कर दिया तो ये डीपोलराइजेशन, ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद जो है ये वापस नीचे आएगा और वापस क्या करेगा, ये आयन जो एक्सचेंज होगा ये दोबारा चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें ये क्या करेगा, दोबारा से मोर पॉजिटिव जो है वो आउटसाइड करेगा और मोर नेगेटिव जो है वो इनसाइड करेगा। तो इस स्टेट में जब ये दोबारा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो केमिकल्स होते हैं उसको दोबारा अचीव करेगा तो इसके लिए ये क्या करेगा, रीपोलराइजेशन करेगा। अच्छा बेटा, अब डीपोलराइजेशन में मैंने कहा कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, अच्छा तो ये चंद बातें आपने याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन के दौरान मैंने कहा कि डीपोलराइजेशन में इसको स्टिमुलस मिल गया। जब स्टिमुलस मिल गया तो ये क्या होता है, कौन सा स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए ये मोर परमिएबल हो जाता है। अब जब मोर परमिएबल होगा तो बाहर सोडियम ज्यादा है, ये क्या होगा, अंदर आएगा। अच्छा, और बेटा डीपोलराइजेशन के दौरान याद रखना सोडियम के कौन से, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। डन। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन के दौरान द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम एंड द मेम्ब्रेन सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स विल बी ओपन। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अब रीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है, तो बेटा ये दूसरी बात आपने याद रखनी है, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में अब क्या हो गया, नर्व जो स्टिमुलस था वो उसको मिल गया, उसने डीपोलराइज किया, डीपोलराइजेशन इसका पीक तक पहुंच गया, वो कितना था, 50 था। और पीक तक पहुंच पर अब दोबारा से ये अपना आयन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोबारा अटेन करेगा। सही। तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे रीपोलराइजेशन ये कौन से थे बेटा, ये पोटेशियम के लिए जो है नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट थे। सही है बेटा। अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन के दौरान दोबारा ये हालत जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको अचीव करेगा। ये कौन सा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको अचीव करेगा, तो इसके लिए ये रिपोलराइजेशन करेगा। अब रिपोलराइजेशन में के दौरान क्या हो जाते हैं, दोबारा मेम्ब्रेन जो है में सोडियम नहीं पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो बेटा इसमें बस आपने ये दो बातें याद रखनी है कि रिपोलराइजेशन के दौरान द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम। अब जब मोर परमिएबल पोटेशियम के लिए होता है तो कौन से गेट्स ओपन होंगे, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे। जबकि डीपोलराइजेशन में द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर सोडियम, तो कौन से गेट्स ओपन होंगे,
सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड। तो ये दो बातें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है। अच्छा, अब रिपोलराइजेशन हो गया, और रिपोलराइजेशन जब हो गया तो यहां पे आके ये दोबारा जो है अपने ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर लेता है, और वो कितना था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पे आके दोबारा, अब यहां पे -70 मिलीवोल्ट इसने अचीव कर लिया। अब यहां पे कितना इसने दोबारा -70 मिलीवोल्ट अचीव कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल जो उसके आइंस डिस्ट्रीब्यूशन थे, अब ये -70 मिलीवोल्ट है, लेकिन -70 मिलीवोल्ट में कौन से ज्यादा जो है सोडियम आउटसाइड ज्यादा थे और इनसाइड जो है वो क्या थे, पोटेशियम ज्यादा थे। तो वो अपने ओरिजिनल जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिगेन करने के लिए क्या करेगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड करेगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान फिर द न्यूरॉन जो है अटेन इट्स ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, अब हाँ -70 मिलीवोल्ट तो मिल गया है, लेकिन आयन डिस्ट्रीब्यूशन जो ओरिजिनल उसका था वो कौन सा था, मोर सोडियम आउटसाइड कितना 10 टाइम एंड मोर पोटेशियम इनसाइड कितना 30। तो उसको अटेन करने के लिए जो इसका पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड। अच्छा बेटा, एक और बात, जब यहां पे ये रिपोलराइजेशन होती है तो रिपोलराइजेशन के दौरान यहां पे मैंने कहा कि कौन से गेट्स ओपन होंगे, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड। लेट्स सपोज ये कौन से गेट्स हैं, पोटेशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट जो है ये ओपन होते हैं। तो अब जब ये हमारे पास -70 मिलीवोल्ट अचीव कर लेता है तो उस वक्त ये दोबारा बंद होते हैं। तो बंद होते होते कुछ ज्यादा आयन, पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं। तो अब जब कुछ ज्यादा आ जाते हैं तो इसका जो आयन डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा जो है मोर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब यहां पे जब मोर नेगेटिव जो ओरिजिनल आयन से था उससे भी ज्यादा हो गया, तो अब इसको हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। तो बेटा अब जब ओरिजिनल जो इसका स्टेट था उससे भी ज्यादा ये मोर नेगेटिव हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। क्लियर। और इसी तरह ये दोबारा इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड के दौरान इसको दोबारा अचीव कर लेते हैं। क्लियर। ओके बेटा, दिस इज द होल समरी ऑफ व्हाट अ सिंपल आसान अल्फाज में अब आपसे कहूं कि किस तरह जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये अचीव करता है। तो बेटा लेट्स सपोज वी हैव अ न्यूरॉन, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और कौन से स्टेट में है, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मोर पॉजिटिव आउटसाइड और मोर नेगेटिव जो है वो इनसाइड है। अब इसके लिए जो है क्या होगा बेटा, यहाँ पे लेट्स सपोज इसको स्टिमुलेट किया गया और स्टिमुलस जो इसको मिल गया, वो स्टिमुलस कौन सा था, वो स्टिमुलस हमारे पास था कौन सा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के लिए मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन -50 मिलीवोल्ट तक होना चाहिए। सही है, तकरीबन, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा बेटा, अब जब इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाता है तो इसमें क्या यहाँ पे जो है द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर सोडियम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिल गया तो अब यहाँ पे सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। जब सोडियम अंदर आ गया तो क्या हो गया, मोर पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो देयरफॉर द मेम्ब्रेन इनसाइड जो है वो क्या होगा, मोर पॉजिटिव, और आउटसाइड जो है वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। अब ये जो स्टेट हो गया, ये कौन सा स्टेट होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज स्टेट। क्लियर। अब ये जब पीक तक पहुंच जाता है फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन होती है, और रिपोलराइजेशन में क्या होता है, द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल फॉर व्हाट, पोटेशियम। अब ये मोर परमिएबल हो जाता है पोटेशियम के लिए। जब पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होगा तो पोटेशियम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। जब बाहर जाना शुरू हो गया तो अब क्या हो गया कि अब बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो देयरफॉर बाहर जो है दोबारा ये क्या करेगा, मोर पॉजिटिव होगा, और अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये जो गेट्स होंगे ये कौन से होंगे, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होंगे, और ये भी कौन से होंगे, ये भी हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटेड गेट होंगे। तो बेटा नॉर्मल स्टेट में, रेस्ट में हमारे पास जो लीकेज होती है पोटेशियम की वो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड, जो स्टार्ट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने कहा था, लेकिन रिपोलराइजेशन के दौरान कौन से ओपन होंगे, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। तो ये सारा किस्सा आपने याद रखना है। और इसी तरह नर्व इंपल्स जो है फ्रॉम वन एंड ऑफ द न्यूरॉन जो है टू द अनदर एंड ऑफ द न्यूरॉन इसी तरह ट्रेवल करता है। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ व्हाट नर्व इंपल्स, दैट हाउ इट ट्रेवल अलोंग द होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम, फर्दर नर्वस सिस्टम। ओके बेटा, तो नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, इसमें एक है कौन सा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डन। ओके बेटा, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है जिस तरह के ब्रेन, और दूसरा आ जाता है स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड। क्लियर। अच्छा, PNS में फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटा कौन से, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरा जो है मोटर न्यूरॉन। डन। अच्छा बेटा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं
सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। फिर फर्दर इसके बारे में पीएनएस को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो है हम डिस्कस करेंगे किसको, सीएनएस को। अच्छा, फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो लेट सपोज अगर मैं कहूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक, सॉरी ऑटोनॉमिक सोमेटिक, और दूसरा हमारे पास जो है वो कौन सा है, लेट सपोज सेंसरी, तो ये कौन सा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है, कौन सा, सोमेटिक, सही। और मोटर न्यूरॉन में फिर हमारे पास फर्दर फिर बातें हो जाती हैं कि मोटर न्यूरॉन में यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, दे टेक मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड गिव इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। जबकि मोटर न्यूरॉन है वो कहाँ से, ब्रेन से वापस मैसेज लेकर आते हैं। तो बेटा ये पीएनएस को फिर 2-3 डिवीजन है, इसको फिर फर्दर अलग में डिस्कस करूंगा। क्लियर, ओके, इसको फिर अलग डिस्कस करते हैं तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ गया है कौन कौन, पहला हमारे पास है ब्रेन और दूसरा हमारे पास है स्पाइनल कार्ड। क्लियर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाता है। क्लियर। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ गया। अब ब्रेन को अगर देखा जाए तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, इसकी प्रोटेक्शन को अगर हम देख लें, प्रोटेक्शन सही है, तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय नंबर 1 मेनिंजिस, एक जो है मेनिंजिस, ब्रेन के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। अच्छा, और दूसरा हमारे पास है कौन सा, क्रेनियम, बोन्स है कौन से बेटा, क्रेनियम, तो वो भी इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड की भी प्रोटेक्शन, तो बेटा इसमें भी हमारे पास एक है मेनिंजिस और दूसरा है कौन सा बेटा, वर्टेब्रल कॉलम। डन। तो एक तो ये आपको आना चाहिए कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो कौन सा, मेनिंजिस एंड क्रेनियम, स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजिस एंड वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा बेटा, फिर मेनिंजिस के ऊपर हम बात करेंगे कि मेनिंजिस क्या है वो सब कुछ, फिर उसके बाद ब्रेन में फर्दर आगे जाएंगे। तो बेटा मेनिंजिस, मेनिंजिस इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो अब मेनिंजिस को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। फिर इसके कितने लेयर्स है, 3, ए डेप्थ, डी ए पी। तो बेटा डी से मुराद ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ए से मुराद एरेकिनाइड, ये ब्लैक से लिखूंगा ड्यूरा मैटर, और ए से मुराद एरेकिनाइड, और पेया मैटर, पी से मुराद पेया मैटर। ओके बेटा, ड्यूरा मैटर, एरेकिनाइड और पेया मैटर। तो फिर आपने याद रखना है, आउटर हमारे पास ड्यूरा मैटर होता है, दरमियान में एरेकिनाइड होता है, और फिर लास्ट में जो है इनर हमारे पास इसका क्या होता है, पेया मैटर। तो अगर सीक्वेंस इसका देखा जाए तो फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, फर्स्ट आउटसाइड टू द इनसाइड, फर्स्ट कौन होता है, ये, सेकंड ये, और थर्ड हमारे पास ये होता है। ये कौन सा सीक्वेंस, तो अक्सर आ जाता है एमसीक्यूज में कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजियल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो फर्स्ट कौन सा, ड्यूरा मैटर, सेकंड एरेकिनाइड और थर्ड पेया मैटर। डन। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज आ जाती है बेटा, एरेकिनाइड और पेया मैटर के दरमियान में यहाँ पे एक स्पेस होता है और स्पेस को हम कहते हैं सब एरेकिनाइड स्पेस, एरेकिनाइड स्पेस। और इस सब एरेकिनाइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं सीएसएफ, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, तो ये अगर आ जाए सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन डैश, तो एमसीक्यूज अगर आ जाए, cerebrospinal fluid is present in between dash एरेकिनाइड एंड पेया मैटर। सही है, और इट एक्ट एज अ क्वेश्चन, सही है, ये एक क्वेश्चन का काम करता है। सही है, प्रोटेक्शन ये भी हमारे पास किसकी, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के लिए एक्ट एज अ क्वेश्चन। अच्छा बेटा, तो बेटा सीएसएफ और इसमें दे आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एज वेल, वहां पे एक्सचेंज वगैरह भी होता है। तो सीएसएफ के बारे में आपने याद रखना है कि सीएसएफ जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन एरेकिनाइड एंड पेया मैटर, और एरेकिनाइड और पेया मैटर में कहां पे एक स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं, सब एरेकिनाइड स्पेस। क्लियर। ओके बेटा, आगे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक था हमारे पास क्या, ब्रेन, दूसरा था हमारे पास कौन सा, स्पाइनल कार्ड। तो बेटा ब्रेन में फिर अगर देखा जाए, लेट सपोज ब्रेन की अगर बात हो, सही, तो ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से, एक है फोर ब्रेन, सही, दूसरा है हमारे पास मिड ब्रेन, और तीसरा है हमारे पास हाइंड ब्रेन। एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर बेटा फोर ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में आ जाता है बेटा टेलिनसिफिलान एंड डाइनसिफिलान, टेलिनसिफिलान और डाइनसिफिलान। मिड ब्रेन तो शॉर्ट है। और फिर हाइंड ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से, तो हाइंड ब्रेन में आ जाता है पोन्स,
सेरेबेलम, सेरेबेलम और मेडोला ओब्लांगेटा, मेडोला ओब्लांगेटा। सो ए पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडोला ओब्लांगेटा आर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। फिर टेलिनसिफिलान को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास दो डिवीजन हो जाते हैं, एक है ओल्फैक्टरी बल्ब, क्लियर, और दूसरा है बेटा हमारे पास सेरेब्रम। डन। अच्छा, डाइनसिफिलान में फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे पॉइंट आपने नोट करनी है, और ये फिर इसमें आ जाते हैं थैलेमस, थैलेमस, और फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है कौन सा, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। बच्चिया ये टेबल आपने हमेशा के लिए याद रखनी है, इससे बहुत से एमसीक्यूज आ सकते हैं। थैलेमस और कौन सा, लिम्बिक सिस्टम। फिर लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड डैश, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एमेजडेला, एमेजडेला, और दूसरा आ जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीसरा आ जाता है हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस। तो बेटा एमेजडेला, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोकैम्पस, दिस मेक व्हाट, लिम्बिक सिस्टम। क्लियर। तो अगर आ जाए लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो और ये तीन ऑप्शन एमेजडेला, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, और साथ में लेट्स सपोज पोन्स दिया है, तो एक्सेप्शनल क्या होगा, पोन्स होगा। सही है। अच्छा, टेलिनसिफिलान, डाइनसिफिलान, दिस इज द होल समरी ऑफ व्हाट, ब्रेन। ब्रेन में हमारे पास क्या करता है, ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इट इज वेरी मच रिड्यूस इन ह्यूमन। अच्छा बेटा, मैमल्स, ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अगर अब आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स सपोज फोर ब्रेन के बारे में सीखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ, इज नॉट द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, आ जाए कौन सा, टेलिनसिफिलान, डाइनसिफिलान, और इसके साथ आ जाए सेरेबेलम, तो कौन सा ऑप्शन होगा, लेट्स सपोज सेरेबेलम जो है वो हमारे पास पार्ट नहीं है किसका, फोर ब्रेन का। अगर आ जाए, चलो एमसीक्यूज में बना लेता हूं फर्दर। बेटा अगर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट नहीं है। ए में लिख दूं शाबाश, सेरेब्रम, बी में लिख दूं सेरेबेलम, सी में लिख दूं पोन्स, और डी में लिख दूं मेडोला ओब्लांगेटा। क्लियर। तो बेटा सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ व्हाट, फोर ब्रेन, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेरेब्रम होगा। और बेटा अगर आ जाए सेरेब्रम के बारे में लार्जेस्ट पार्ट, तो बेटा अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द व्हाट ब्रेन, तो आपने क्या कहना है, सेरेब्रम कहना है। और अगर आ जाए सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आपने कहना है सेरेबेलम। कौन सा कहना है, सेरेबेलम। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास सेरेब्रम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट सेरेब्रम और सेकंड सेरेबेलम है, और सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ व्हाट, हाइंड ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द ब्रेन। अच्छा बेटा नेक्स्ट, अगर डायग्रामेटिकली मैं ब्रेन को बनाना चाहूं, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, ब्रेन। ओके बेटा, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके बेटा, तो ब्रेन में अगर देखा जाए हमारे पास, लेट्स सपोज, तो एक नाम आता है ब्रेन स्टेम। क्या आता है, ब्रेन स्टेम, एक है ब्रेन स्टेम, तो बेटा आपने ये याद रखना है। दूसरा है ब्रेन स्टेम में कौन कौन आते हैं, तो बेटा ये जो मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूं, दिस इज सही, तो ये है हमारे पास कौन सा, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम है। डन। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आ जाता है हमारे पास, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज व्हाट, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे क्या अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। डन। अच्छा, ये हमारे पास क्या, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे दिस इज थैलेमस। क्लियर, दिस इज थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। ओके बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है क्या आता है, इसके साथ यहाँ पे आ जाते हैं हाइपोकैम्पस, कुछ ये होता है इसके ऊपर ऐसे, सही, दिस इज व्हाट, हाइपोकैम्पस। अच्छा बेटा, ये हाइपोकैम्पस, ये थैलेमस, और फिर उसके बाद ये हाइपोथैलेमस, और इसी के साथ यहाँ
यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है, एमेजडेला। दिस इज व्हाट, एमेजडेला। तो एमेजडेला, हाइपोकैम्पस और ये चलो ये भी मैं हाइपोथैलेमस। तो बेटा 1, 2 और 3 ये तीनों क्या कहलाते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम अगर आ जाए, लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ये तीन आते हैं, शाबाश, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आ जाते हैं। दूसरा कौन सा आ जाता है, हाइपोकैम्पस आ जाता है, हाइपोकैम्पस आ जाता है। तीसरा कौन सा आ जाता है, एमेजडेला आ जाता है, एमेजडेला। डन। अच्छा, ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम के बारे में। तो बेटा ब्रेन स्टेम यहाँ पे जो ब्लैक बना चुका हूँ, तो ये जो रीजन है, दिस इज व्हाट, दिस इज मिड ब्रेन, इसको हम क्या कहेंगे, मिड ब्रेन। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज पोन, ये हमारे पास क्या है, पोन्स। और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा। तो बेटा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ये मिड ब्रेन, डन, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, इसका वर्ड ब्रेन स्टेम। तो अगर आ जाए ब्रेन स्टेम तो ये तीन आपने याद रखने हैं, और अगर आ जाए लिम्बिक सिस्टम तो ये तीन आपने याद रखने हैं। डन। अच्छा बेटा, और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सेरेबेलम होता है। क्या होता है, दिस इज व्हाट, सेरेबेलम। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ब्रेन। फिर बेटा अब फर्दर हर एक के जो है क्या करेंगे, काम डिस्कस करेंगे, किसका कौन सा काम है। ओके बेटा, लेट्स सपोज, और ये कौन सा व्यू है बेटा, ये सेंट्रल व्यू है इसका। सॉरी, यूं जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो दिस इज लेटरल व्यू। क्लियर। और यहाँ पे क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, जो कि किसको कंट्रोल करते हैं, स्मेल को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर व्हाट, ओल्फैक्टरी बल्ब। और वो कितने होते हैं, पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी बल्ब, जो कि स्मेल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर। तो दिस इज व्हाट, ओल्फैक्टरी बल्ब, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, थैलेमस, एमेजडेला, और दिस इज मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, सेरेबेलम एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। ओके बेटा, आगे जाते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो है हम जाते हैं स्टडी करते हैं किसके, फोर ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन। तो बेटा फोर ब्रेन में जिस तरह मैंने आपसे कहा, एक हमारे पास टेलिनसिफिलान होता है। तो पहले टेलिनसिफिलान को डिस्कस करेंगे, और टेलिनसिफिलान में फिर ओल्फैक्टरी बल्ब होता है, ओल्फैक्टरी बल्ब। तो इसका फंक्शन क्या है ओल्फैक्टरी बल्ब का, इट इज कंसर्न विद स्मेलिंग। डन। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम। तो बेटा सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर इसके फंक्शन क्या है, तो बेटा सेरेब्रम कंट्रोल द सेंस ऑर्गन, सेंस जो साइट्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा बेटा लर्निंग, सही, दूसरा हमारे पास लर्निंग, लर्निंग भी यहाँ पे लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इसी तरह रीजनिंग, रीजनिंग, इसी तरह जजमेंट, जजमेंट, और इसी तरह मेमोरी, मेमोरी, और कॉन्शियस सेंसेशन, वो भी कॉन्शियस सेंसेशन, और वॉलंटरी जो मूवमेंट है, दीज ऑल आर कंट्रोल बाय व्हाट, सेरेब्रम। तो सिंपली टेलिनसिफिलान मैंने कहा ओल्फैक्टरी बल्ब जो कि स्मेलिंग को कंट्रोल करता है, और ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस साइट्स, सेंसरी साइट, सेंसरी साइट कौन कौन से, लाइक स्मेल हो गया, SIGHT। अच्छा, लाइक कौन सा हो गया, आई से जो है, एयर से, टंग से, स्किन वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन आते हैं कि वो भी कंट्रोल करता है सेरेब्रम। लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, मेमोरी, और इसी तरह मेमोरी और वॉलंटरी मूवमेंट और कॉन्शियस सेंसेशन, दीज ऑल आर कंट्रोल बाय व्हाट, सेरेब्रम। ओके बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारे पास वो कौन सा है, सेकंड पार्ट, वो है फोर ब्रेन का डाइनसिफिलान, डाइनसिफिलान। तो बेटा डाइनसिफिलान में मैंने कहा एक है थैलेमस और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। तो अब इसमें बात करेंगे थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है बेटा, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड गिव इट टू द व्हाट, सेरेब्रम। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन किससे, थैलेमस रिसीव करता है इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से एंड गिव इट टू द, ट्रांसफर इट टू द थैलेमस। अच्छा बेटा, सेरेब्रम के बारे में एक और बात जो रह गया, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इस तरह, सही। और द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ नर्व फाइबर, और इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं, सही। ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान जो नर्व फाइबर है इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। और ये
एक साइड से जो दूसरे साइड को इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करता है, यानी इस साइड से राइट हेमिस्फीयर, लेट सपोज दिस इज अ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज अ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट तक इंफॉर्मेशन जो कन्वे होती है किसके जरिए, कार्पस कैलोसम के जरिए होता है। ओके बेटा आगे जाते हैं। मैंने कहा थैलेमस क्या करता है, सेंस ऑर्गन से मैसेज ले लेता है, से रिसीव कर लेता है और देन ट्रांसफर इट टू द सेरेब्रम। लिम्बिक सिस्टम में जिस तरह हमारे पास आ जाता है कौन कौन, तो आ जाता है एमेज डेला और हाइपोकैम्पस और इसी तरह आ जाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके बेटा, अब यहाँ पे तो बेटा एमेज डेला जो है इसका क्या रोल है, तो बेटा पनिशमेंट, सही, प्लीजर, और दूसरा जो है ये बेटा ये सारे फंक्शन सिंपल है, पनिशमेंट, प्लीजर और सेक्सुअल एरोजल। सेक्सुअल एरोजल की बात हो रही है, एक है एरोजल, सही, तो सेक्सुअल एरोजल, प्लीजर एंड पनिशमेंट ये किसके काम है, एमेज डेला के काम है। हाइपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी जो स्टोर होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी वो स्टोर होती है हाइपोकैम्पस में। और इसी तरह जो है आएगा हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस बेटा हार्मोन प्रोडक्शन किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। ये इंशाल्लाह फिर केमिकल मैसेज जो कोऑर्डिनेशन है ग्लैंड उसमें पढ़ेंगे। और इसी तरह हंगर सेंटर भी, टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है, थर्स्ट सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है, सही है। और इसके अलावा जितने भी मेटाबॉलिज्म है उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो बेटा सेक्सुअल रिस्पांस, तो अगर आ जाए सेक्सुअल रिस्पांस ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल एरोजल जो है वो एमेज डेला करता है। तो सेक्सुअल रिस्पांस और इसके साथ साथ जो है हमारे पास फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन को भी ये डील करता है। फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें भी ये रोल प्ले करता है। और इसके अलावा बायोरेदम वो भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बायोरेदम क्या है इसको डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह बिहेवियर में, लेकिन सिंपली द साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इन आवर बॉडी आर कॉल्ड व्हाट, बायोरेदम। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में वो भी एक बायोरेदम है। इसी तरह जो है ये स्लीप वगैरह ये भी आपके पास एक बायोरेदम है डिफरेंट, वो बायोरेदम हम फिर डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ जो है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का आपको बता दूं बेटा, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन में सिंपली बेटा यहाँ पे हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर आ जाए इस प्रेजेंट एंड तो वो मिड ब्रेन में होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मिड ब्रेन एंड ट्रेवल टू द अपर व्हाट हायर ब्रेन सेंटर। तो बेटा रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो कि मिड ब्रेन में मौजूद होते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन जो है कनेक्ट फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को भी कनेक्ट करता है। और इसी तरह डिफरेंट सेंस लाइक ऑडिटरी और इसी तरह आई रिफ्लेक्सेस उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर? अच्छा बेटा, सिंपली इट इज नेक्स्ट हमारे पास है फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो अगर आ जाए हाइंड ब्रेन, तो बेटा हाइंड ब्रेन में याद रखना पार्ट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले कौन, पोन्स, दूसरा है हमारे पास सेरेबेलम, और तीसरा है हमारे पास कौन सा, शाबाश, मेडोला ओब्लांगेटा। अच्छा बेटा, पोन्स जो है उसके फंक्शन क्या है, तो सिंपली बेटा पोन्स हमारे पास स्लीप जो है वो भी पोन्स, और इसी तरह जो है वेकफुलनेस उठाता भी कौन है, जगाना भी किसका काम है, और इसी तरह कंट्रोल ब्रीथिंग रेट, और ब्रीथिंग रेट को भी ब्रीथिंग रेट भी जो है वो कौन कंट्रोल करता है, पोन्स कंट्रोल करता है। इसी तरह सेरेब्रम जो है, सेरेबेलम, वो क्या, तो बेटा इस कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, और ये क्या करता है, कंट्रोल द एनेबल द स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ मसल। जो स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ मसल होती है ये कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। और जब भी सेरेबेलम जो है डिसफंक्शन होगा तो द मूवमेंट ऑफ मसल बिकम जर्की शर्की। तो अगर आ जाए ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ डैश द मूवमेंट ऑफ मसल बिकम जर्की एंड शर्की, तो वो किसकी, डिसफंक्शन ऑफ सेरेबेलम की वजह से। ओके, मेडुला ओब्लांगेटा जो है डिफरेंट रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है, लाइक वोमिटिंग हो गया, सही है। इसी तरह लाइक हमारे पास रिस्पायरेटरी मूवमेंट भी जो है वो कंट्रोल करता है कौन, तो रिस्पायरेटरी मूवमेंट और ब्रीथिंग रेट ये अलग अलग है।
ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है पोन्स, जबकि रिस्पायरेटरी जो मूवमेंट है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डायफ्राम वगैरह की, तो वो कौन मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। सही, वोमिटिंग हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गए, वोमिटिंग हो गया और रिस्पायरेटरी मूवमेंट हो गए। इसी तरह जो है हमारे पास दूसरे हार्ट बीट, सही, वोमिटिंग, रिस्पायरेटरी मूवमेंट, हार्ट बीट, these are etc are controlled by what, medulla oblongata।